नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी बढ़िया तैयारी चल रही होगी। और अगर नेगेटिव मार्किंग से अगर बचना है तो फिर इन शॉर्ट नोट्स या फिर अधिक से अधिक क्वेश्चन निकालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम 19 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। एक बार आपका कौन सा भी टॉपिक, चाहे राजस्थान हिस्ट्री हो, चाहे राजस्थान भूगोल हो, चाहे हिंदी वाला टॉपिक हो, हर किसी का रिवीजन होना बहुत जरूरी है। अगर आपका रिवीजन सही ढंग से नहीं हुआ तो फिर आपके नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होने वाली है। इससे आप ज्यादा बचें, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग का एक ही रामबाण इलाज है इसका, और वो इलाज है रिवीजन। हाँ, आपको लगता होगा कि मुझे याद नहीं हो रहा है, लेकिन आप एक बार पढ़ लीजिएगा। जितना हो सके आप एक बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा। रिवाइज होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नहीं तो फिर आपको ऑप्शन 4 आएंगे और चारों ऑप्शन आपको लगेंगे हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रिवीजन नहीं करने के कारण ही होता है, इसलिए आप रिवीजन करिएगा। आज मैं आपको राजस्थान इतिहास, अब देखिए राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति से टोटल 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं आपको इस क्लास के अंदर अगले 1 घंटे के अंदर 10 नंबर राजस्थान इतिहास से आने वाले उन क्वेश्चन के बारे में क्लियर करने वाला हूं। लेकिन मैं इन क्लास के अंदर आपको बता दूं, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के सभ्यताएं, राजस्थान के जनजातीय आंदोलन और राजस्थान के किसान आंदोलन, उसके अलावा और कौन सा टॉपिक मैंने लिया है, और भी राजस्थान का एकीकरण है, राजस्थान का जनजातीय आंदोलन है, उसके अलावा राजस्थान की सभ्यताएं हैं, और उसके अलावा 1857 की क्रांति है। यानी कि सब बड़े बड़े टॉपिक मैंने पूरे के पूरे इसी एक ही क्लास के अंदर अगले 1 घंटे के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा रिवीजन कराने वाला हूं, और एकदम फटाफट करने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा, क्लास अगर अच्छी लगी तो फिर कमेंट में जरूर बताएगा और क्या इस क्लास के अंदर और चेंजिंग हो सकते हैं। और अगर कोई भी नया है इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लगातार मैं क्लासें अपलोड कर रहा हूं। 4th ग्रेड के लिए मैंने भूगोल की क्लास डाल दी है, संपूर्ण भूगोल की, जो कि एक क्लास बना के डाल दी है। उसके अलावा हिंदी की मैंने कल ही अपलोड किए हैं, जो कि सभी टॉपिक क्लियर करा दिए गए और वहां पर भी मैंने रिवीजन करा दिया है। इसके अलावा इतिहास किया, वो बोलते हैं करंट अफेयर्स की क्लास राजस्थान और अंतरराष्ट्रीय दोनों की मैंने राष्ट्रीय डाल दी है, जो कि जनवरी से लगाकर अगस्त तक का है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया तैयारी चल रही होगी। इसी उम्मीद के साथ में इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सब इस फॉर्मेट में आने वाला है और एकदम शॉर्ट बना रखा है। अगले 1 घंटे तक आप निश्चित होकर बैठेगा और मैं आपको कह सकता हूं, इतना आपको कह सकता हूं, आपके नंबर जरूर बढ़ेंगे। इस क्लास को देखने के बाद में आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास जाग जाएगा कि हाँ भाई मैं भी कुछ कर सकता हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम लेने वाले हैं सभ्यताएं, और सभ्यताएं लेने वाले हैं। सभ्यता में देखिए, सभ्यता में, और मैं आपको एक बात और बता दूं, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, जहां से एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, तो वो वहां तक हम टॉपिक को कवर कर लेंगे। ठीक है ना? जितना हो सके आपके अगर 10 क्वेश्चन आने वाले हैं इतिहास के अंदर, तो मैं आपको इस क्लास के अंदर आपको मैं बता दूं 7 से या फिर 8-9 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले सभ्यता से क्वेश्चन आएगा और आप देख लेना, यहां पर जो लिखा होगा वहां पर भी आपको सीधा का सीधा डायरेक्ट मिलने वाला है, इसलिए सभ्यता से सही ढंग से पढ़ के जाएगा। सभ्यताएं सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पाषाण काल की। ठीक है ना? पाषाण काल की सभ्यताएं, जिसमें 2 स्थल हैं। एक तो बागोर, अब मैं बोल रहा हूं फटाफट, आप ध्यान से सुनते जाएगा। देखिए, बागोर है, पहली बात तो यही पूछता है कि बागोर किस प्रकार का है, तो पाषाण काल का ये स्थल है, ध्यान रखना। बागोर कहां पर पड़ता है? बागोर भीलवाड़ा के अंदर है, कोठारी नदी के किनारे है, यह भी ध्यान रखना। और इसके जो उत्खनन करता है वो वीरेंद्र नाथ मिश्र है। कौन है? वीरेंद्र नाथ मिश्र है, ध्यान रखना। मां सत्या से भी इसके अवशेष मिले हैं, ध्यान रखिए। अगला देखिए, पशुपालन के यहां से अवशेष मिले, कृषि के अवशेष मिले, लोहे के उपकरण के अवशेष मिले, लघु पाषाण उपकरण मिले यहां से, और सब के साथ खाद्य सामग्री के भी यहां पर अवशेष मिले। कहां से? बागोर, ध्यान रखना। बागोर भीलवाड़ा के अंदर है, कोठारी नदी के किनारे, वीरेंद्र नाथ मिश्र, है ना? वीरेंद्र नाथ मिश्र। ये 3 फैक्ट तो याद ही होना चाहिए, क्योंकि मिलान वाला प्रश्न पूछता है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड बढ़िया वाले प्रश्न भी बनाता है। अगला देखिए, तिलवाड़ा।
तिलवाड़ा पहले बाड़मेर में था, लेकिन वर्तमान में बालोतरा जिला बन चुका है। तो तिलवाड़ा बालोतरा में लूणी नदी के किनारे है। ध्यान रखना, वीरेंद्र नाथ मिश्र इसके भी क्या है, उत्खनन करता है। लघु पाषाण काल, पशुपालन, अग्निकुंड के यहां से क्या मिले हैं, अवशेष मिले। तो दोनों क्लियर हो जाने चाहिए, दोनों के दोनों किस काल के हैं, पाषाण काल के। पाषाण काल में भी लघु पाषाण, ठीक है ना, लघु पाषाण, तो ये आपको पता होना चाहिए। और दोनों के वीरेंद्र नाथ मिश्र उत्खनन करता है। चलेगा, अगला लेते हैं। अब देखिए अगले हैं ताम्र पाषाण कालीन। ताम्र पाषाण कालीन में मैंने आपको सब एक ही साथ में लिख दिए, चारों के चार एक साथ में है ताम्र पाषाण काल में, ठीक है ना। और सबसे पहला है वो देखिए, वो है आहड़। आहड़ को ही बनास सभ्यता भी किया जाता है, आहड़ सभ्यता भी कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम आघाटपुर, आहटपुर। ये सभी नाम कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये आपको नाम पता होना चाहिए। और इसका जो स्थानीय नाम, स्थानीय जो वहां के लोकल भाषा में इसका नाम धूलकोट है, ठीक है ना। और ध्यान रखना ये उदयपुर के अंदर है। कहां पर, उदयपुर के अंदर है, बेड़च नदी के किनारे। कौन सी नदी, बेड़च नदी, आयड़, ठीक है ना, आयड़ सभ्यता, बेड़च सभ्यता, बनास सभ्यता, आघाटपुर, आहटपुर, ये सभी एक ही है भाई, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए भाई। खोज करता कौन थे, इसके सबसे पहले खोज किसने की, आरसी अग्रवाल ने की, ठीक है ना। आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, ठीक है ना, पूरा नाम है भाई। लेकिन इसके खोज किए, यानी कि सबसे पहले पता लगाया, उनकी खोज किसने की, रतन चंद्र अग्रवाल ने की है। लेकिन ध्यान रखना ये वाले नाम जो उत्खनन करता है, जो बाद में उनका उत्खनन किया है, उत्खनन करता में देखिए एक तो है अक्षय कीर्ति व्यास। कई बार पूछा गया सवाल है भाई, हर बार वो प्रश्न पूछता है। मैं आपको बता दूं, इन्हीं में से प्रश्न आने वाला है, आप मान के चलिए यही प्रश्न आने वाले हैं। या तो वो उत्खनन करता पूछेगा, या फिर वो नदी पूछेगा, जिला पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर, ठीक है ना। देखिए अक्षय कीर्ति व्यास, आरसी अग्रवाल, हंसमुख धीरज, एचडी सांकलिया लिखा हुआ आता है ना कहीं कहीं, तो वो उसका पूरा नाम है हंसमुख धीरज सांकलिया, वीरेंद्र नाथ मिश्र। ये देखिए ये चार नाम आपको पता होना चाहिए। एक तो आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, अक्षय कीर्ति व्यास, हंसमुख धीरज सांकलिया और वीरेंद्र नाथ मिश्र। लेकिन खोज पूछे तो आरसी अग्रवाल, ठीक है ना। और ये उदयपुर वो आप पता है। ताम्रवती नगरी, ध्यान रखिएगा ये ताम्रवती नगरी है, ताम्रवती नगरी है। ताम्रवती नगरी आए तो आपको करना है आहड़ सभ्यता, लेकिन ताम्रवती जननी आए तो करना है गणेश्वर, ठीक है ना। यह आपको पता होना चाहिए। ताम्रवती नगरी आए तो उदयपुर वाला ये करना है, आहड़ वाला जननी आए तो गणेश्वर सभ्यता। देखिए यहां से ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, अभी भी पूछा गया सेकंड ग्रेड में भी। काले लाल मर्द भांड, गोरे कोठे कहां से प्राप्त हुए, आहड़ सभ्यता से। ध्यान रखना काले लाल रंग के हैं भाई, काले लाल रंग के, काले और लाल रंग के आहड़ सभ्यता से। बनासियल, आपने कई बार सुना होगा बनासियल बुल, जो कि कहां से मिला है, आहड़ से मिला है। उसके अलावा देखिए गेहूं चावल और एक है जवार, 3 फसलों के साथ में अवशेष है। 3 फसलें एक साथ में, गेहूं चावल जवार के अवशेष मिले यहां से आहड़ से। पत्थर के नींव, बाट, मतलब यहां का व्यापारिक केंद्र भी रहा है। बाट मतलब तोलने वाला वो होता है ना, बाट 1 किलो 2 किलो वो वाला मिला है। 6 चूल्हे एक साथ में मिले। उसके अलावा देखिए कवाड़, मकान को और मजबूत बनाने के लिए कवाड़ का भी प्रयोग किया गया। पुनर्जन्म में ये लोग विश्वास करते थे। उसके अलावा रंगाई चपाई का भी कार्य यहां पर होता था। तो ये सभी पता होना चाहिए। आहड़ के बारे में इतनी अगर आप जानकारी रख के जाएंगे तो फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। आरसी अग्रवाल, अक्षय कीर्ति व्यास, एचडी सांखलिया और एक नाम है आपके वीरेंद्र नाथ मिश्र। उसके अलावा ताम्रवती नगरी में बार बार बोल रहा हूं, ताम्रवती नगरी उदयपुर के आहड़ सभ्यता है, लेकिन ताम्रवती जननी गणेश्वर सभ्यता, ठीक है ना। काले लाल मर्द भांड, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये वाला और ये वाला प्रश्न इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। काले लाल मर्द भांड आहड़, और बनासियल बुल भी यहां से, गेहूं चावल जवार भी यहां से, और पत्थर की नींव वगैरह, ठीक है, चलेगा। और कैसा स्थल, ताम्र पाषाण काल का, ताम्र पाषाण काल का, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए आपको। अगला है गिलोंड। गिलोंड भी राजसमंद के अंदर है। इसके उत्खननकर्ता BL लाल, BR शिंदे और एक है ग्रेगरी पारोल। तीनों के नाम याद होने चाहिए, BL लाल और BR शिंदे और एक नाम है ग्रेगरी पोराल। यहां पर क्या मिला है आपको, क्या मिला है यहां से, हाथी दांत के क्या मिले हैं, हाथी दांत मिले हैं, और पक्की ईंटें मिले हैं, मिट्टी के खिलौने मिले।
राजस्थान में मिट्टी के खिलौने, हाथी दांत, पक्की ईंटें, कहां से? गिलोन से। गिलोन कहां पर? राजसमंद। और याद करना है आपको उत्खननकर्ता, ध्यान रखिएगा उत्खननकर्ता आपको जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि मिलान वाला क्वेश्चन पूछता है वो। BL लाल, BR शिंदे और ग्रेगरी पोराल। अगला देखिए बालाथल है भाई, और बालाथल भी कहां पर है? उदयपुर के अंदर है ना। और वीरेंद्र नाथ मिश्र 11 कमरे मिले यहां से बालाथल से, ठीक है ना। बालाथल वीरेंद्र नाथ मिश्र 11 कमरे, लोहे की भट्टी मिली यहां पे, और हाथ से बना हुआ कपड़ा, हाथ से बुन के कपड़ा बनाया जाता है ना, वो मिला है बालाथल से। अगला है ओजियाना जो कि भीलवाड़ा जिले के अंदर भाई, ओजियाना भीलवाड़ा जिले के अंदर है, और यहां से इनके उत्खनन करता BR मीणा, आलोक त्रिपाठी और गाय और बैल की यहां पर भी अवशेष मिले। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ओजियाना, BR मीणा, आलोक त्रिपाठी, गाय और बैल के अवशेष, ये सभी पता होना चाहिए। और ये सभी अवशेष जो जितने भी स्थल हमने पढ़े हैं वो सभी स्थल ताम्र पाषाण काल के हैं भाई, ठीक है ना। इसमें से सबसे ज्यादा आहार वाला याद करना, और बालाथल, ओजियाना इनके भी हो, ये याद करनी है भाई, ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी आ सकता है भाई। अगला देखिए, अगला है अपने काशी युग के एक तो कालीबंगा और एक सौथी, ठीक है। कालीबंगा आप सबको पता होगा, हनुमानगढ़ जिला है, घग्गर नदी है ना, हनुमानगढ़ जिला, घग्गर नदी। और जो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो काले रंग की चूड़ियां है। इसके खोजकर्ता जो सबसे पहले खोज करता है 1953 के अंदर अमलानंद घोष ने इसकी सबसे पहले क्या कहते हैं, खोज की थी। लेकिन इनके उत्खननकर्ता, देखिए खोजकर्ता अलग है, मतलब सबसे पहले खोज उन्होंने की है, लेकिन उत्खननकर्ता में बाद में उनका शोध वगैरह किया ना, उत्खनन किया। बेबीलाल, BK थापर और MD खरे, तीनों व्यक्तियों के नाम होना याद होना चाहिए। और 1961 से लगाकर 1961 से 1969 तक, सही है भाई, ठीक है ना। तो बेबीलाल, BK थापर, MD खरे 1961 से 1969 तक, यह आपको पता होना चाहिए। बेबीलाल, BK थापर, MD खरे 1961 से 1969। और एक बात यह भी आई है, हड़प्पा सभ्यता की जो तीसरी राजधानी बताया है कालीबंगा को, तो वो किसने बताया? दशरथ शर्मा ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने हड़प्पा सभ्यता की कालीबंगा को तीसरी राजधानी बताया। उसके अलावा यहां पर देखिए स्तर, 5 स्तर, यहां पर 5 स्तर मिले, यहां पर दो भागों में यहां पर विभाजित था। यहां पर स्थायी जो खुदन, जहां पर यहां पर स्तर पूछेगा कालीबंगा का कितना स्तर था, तो 5 स्तर, भाग 2 भाग, एक ऊपर जहां पर महाराजा वगैरह रहते थे, या फिर ऊपर, और नीचे जनता निवास करती थी, ये भी आप देख लीजिए। जुता हुए खेत के अवशेष, उसके अलावा 2 फसलें मिली हैं एक साथ में उगाने की, 7 अग्निकुंड, बेलनाकार मोहरे। बेलनाकार मोहरे से हम आइडिया लगा सकते हैं कि मेसोपोटामिया से भी इनका संबंध रहा है, ठीक है ना, बाहर तक भी इनका व्यापार था। नालियां लकड़ी की मिली है, जबकि नालियां लकड़ी की तो मिली है, लेकिन इनकी जो जल निकासी की है वो व्यवस्था सही ढंग से नहीं थी, ऐसी कोई चीज नहीं मिली। एक खोपड़े के अंदर हमें छेद वाली खोपड़ी मिली है, उसके कारण हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर शल्य चिकित्सा के भी अवशेष, भूकंप के कारण यहाँ पर अवशेष मिले हैं, और जल निकासी का जो अभाव है, और कच्ची ईंटों का भी यहाँ पर प्रयोग मिलता है। पता होना चाहिए कालीबंगा, हनुमानगढ़, घग्गर नदी, ये वाले नाम आपको जरूर याद होने चाहिए, उत्खननकर्ता वाले। अमलानंद घोष 1953, बार बार कह रहा हूं, यहां से पूछा गया है। बेबीलाल, BK थापर, MD खरे 1961, 1969, ठीक है ना, ये ऊपर वाला सब याद होने चाहिए भाई। बाकी आपको ये वाला तो ठीक है, जूता वाला खेत, ये कई बार पूछे गए फैक्ट है, इसलिए आपको याद होना। सौते जो कि बीकानेर के अंदर है, और कालीबंगा प्रथम के नाम से ये प्रसिद्ध है, ठीक है ना, कालीबंगा प्रथम के नाम से प्रसिद्ध है। और कालीबंगा प्रथम किसने कहा? तो अमलानंद घोष ने कहा था भाई, ठीक है ना, ये भी आप याद रख सकते हैं, ये काशी युगीन थी, ठीक है। अब अगला है मौर्यकालीन। मौर्य काल के अंदर एक सभ्यता और विकसित होती है जिसका नाम है बेराट, और बेराट जयपुर में 2 अभिलेख यहां से प्राप्त हुए हुए, 2 अभिलेख, ठीक है ना, 2 अभिलेख प्राप्त हुए जयपुर, 2 अभिलेख प्राप्त हुए। एक तो 1837 जो कि कैप्टन भट्ट द्वारा बेजक की डोंगरी भाबरू अभिलेख, ठीक है ना, यहां से प्राप्त हुए 1837, बरट, बीजक की डोंगरी और भाबरू अभिलेख किसने खोज की? 1837 के अंदर बरट ने। लेकिन 1871 के अंदर कराइल ने भीम डोंगरी से, ठीक है ना, यहां से प्राप्त किया। मतलब 1837 में तो कैप्टन बर्ट था, और 1871 में कलाइल, और इसने भीम डोंगरी उसके
देखिए ब आ रहा है, बीजेक्ट हो गया, और इसके ये अलग हो रहा है, यहां तो मतलब ब मिल रहा है। कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बरट ने कौन सी, आगे लिख देगा बीजेक डोंगरी, भीम डोंगरी, मतलब उसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए चीनी यात्री हेनसाग आया था यहां पर, कहां पर, विराट आया था, और इसने विराट को क्या कहा था, तो देखिए ये नाम बताया पेलियो तोलो, ये भी नाम दिया गया, कई बार पूछा गया सवाल है, इसलिए ध्यान रखना। चीनी यात्री हेनसाग ने कहां की यात्रा की थी, तो विराट की यात्रा की थी। सेल चित्र के यहां पर अवशेष मिले हैं, उसके अलावा जो विराट की जो लिपि थी वो शंख लिपि थी, ठीक है ना, और राम सिंह सेकंड के समय यहां पर खुदाई हुई थी, राम सिंह सेकंड जो कि राजा थे उनके समय भी यहां पर खुदाई हुई थी, कुछ उपकरण प्राप्त हुए थे। उसके अलावा जो इसकी जो खुदाई हुई है सरकार अंग्रेजों के टाइम पे हुई थी, वो 1936 के अंदर दयाराम साइनी के समय हुई थी। 1936 जब देश आजाद नहीं हुआ उससे पहले हो चुकी थी, है ना, तो उस समय तो दयाराम साइनी के समय हुई थी। लेकिन 1961 से 1962 के मध्य हुई थी ये नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित, ठीक है ना, इन दो के मध्य, इन दोनों ने की थी, दो के मध्य क्या भाई, इन दोनों ने की थी 1961 से 1962, नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा यहां पर मिनांडर के भी 16 सिक्के भी प्राप्त हुए, तो ये भी आप पता रख सकते हो। अब आपको पता यह होना चाहिए बैराट 2 अभिलेख, भामरू शिलालेख 2 अभिलेख प्राप्त हुए, किसके, अशोक के भाई, ठीक है ना, अशोक के ने थम, वो अशोक के भाई, ध्यान रखना अशोक का यहां संबंध पूछ ले कहीं भी, अगर पूछा जा सकता है कि अशोक का संबंध किस राजस्थान की सभ्यता से, तो बैराट से भी, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। 2 अभिलेख प्राप्त हुए, अशोक के ही 2 अभिलेख प्राप्त हुए, वो भी ध्यान रखिएगा। 1837 बरट और भामरू शिलालेख, भामरू अशोक बल है, ठीक है ना। बीजेक डोंगरे 1871, कलायल भीम हवन साग जो कि चीनी यात्रा, यहां पर यात्रा के सेल चित्र, शंखलिपि, ये कई बार पूछे गए सवाल है, शंखलिपि और यहाँ की चित्र सेल, ठीक है ना। राम सिंह सेकंड, और 1936 दयाराम साइनी, और 1961 से 62 तक कौन थे, एक तो कैलाशनाथ दीक्षित और एक नील रत्न बनर्जी, तो ये आपको पता होना चाहिए। बैराट हो गई, मौर्यकालीन है भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये मौर्यकाल है भाई, मौर्यकालीन है। चले आगे, अब देखिए गणेश्वर, गणेश्वर नीमका थाना सिकर, ठीक है, और कांतली नदी के किनारे, भाई कांतली नदी के किनारे, ठीक है ना, कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता, और सबसे इंपोर्टेंट इसके उत्खनन करता है वो आरसी अग्रवाल है। तामर योगेन सभ्यताओं की जननी, मैंने अभी बताया ना, तामर योगेन सभ्यताओं के जो जननी है वो गणेश्वर है, लेकिन नगरी पूछे तो वो आपको आहार सभ्यता करना है, ठीक है ना। लेकिन ये प्रश्न भाई कई बार आता है, जननी गणेश्वर है, ठीक है ना, और यहां पर देख लीजिएगा काले और नीले, ठीक है ना, काले और नीले कहां से, गणेश्वर से, गणेश्वर से काले और नीले मिले हैं। मकान पत्थर से बने हुए थे, पत्थर का प्रयोग हो रहा था, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहां पर काले नीले हैं, अभी आप पढ़ के आए थे, कौन सा वाला पढ़ा था, अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये पढ़ा था ना, ये देखिए काले और नीले तो है कहां पर, गणेश्वर से, जबकि बैराट से काले और लाल है, बैराट से काले और लाल है, ध्यान रखिएगा। अरे बैराट कहां है, आहार सभ्यता भाई, ठीक है ना, आहार से तो काले और लाल है, ठीक है ना, जबकि काले और वो अभी बता दिया था, तो वो भी दोनों ध्यान रखने भाई, क्योंकि इनमें से प्रश्न आता है काले लाल, ध्यान रखना आहार से भाई, काले और लाल आहार से, और ये भी आपको पता होना चाहिए, और काले नीले ये बोला याद कर लेना। और अब चलते हैं आगे, अब देखिए ये थी अपनी सभ्यता भाई, मैंने बता दिया आपको, सबसे इंपोर्टेंट मैंने बता दी है। अगर इतनी भी आप देखे जाएंगे तो अगर आएगा सभ्यता में से प्रश्न आएगा तो इन्हीं सभ्यता में से आएगा, छोटी मोटी वो नहीं पूछता भी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दी। अब देखिए प्रजामंडल आंदोलन है, अब हम प्रजामंडल आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आप जरूर वो ध्यान रखिएगा कलर वाला, ठीक है ना, काला लाल आहड़, काला नीला, ठीक है ना, तो वो आप ध्यान रखिएगा जाएगा। अब देखिए प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन के अंदर सबसे, मैं इसके अंदर भी मैं वही टॉपिक बता रहा हूं जहां से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, मैं वही टॉपिक चर्चा करने वाला हूं, ठीक है ना। और अगर अभी तक कोई इस चैनल पर नया है भाई, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि इसके ऊपर आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और ध्यान रखिएगा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। 1927 के अंदर सबसे पहले अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना होती है, ठीक है ना, और ये स्थापना तो हो जाती है, और लेकिन इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, दीवान रामचंद्र राव। उपाध्यक्ष है वो विजय सिंह पथिक, ये वही विजय सिंह पथिक है जिनका मूल नाम भूप सिंह, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के थे, ठीक है ना।
तो ये आपको पता होना चाहिए। 1928 के अंदर देखिए ये भी कई बार पूछी गई संस्था है और ये भी कई बार पूछी गई है, तो इसका मतलब आपको दोनों ये याद होनी चाहिए। तारीख है ये वाली याद होनी चाहिए। 1927 के अंदर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद और 1928 के अंदर राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष थे राम नारायण चौधरी। नाम देख लीजिएगा, राम नारायण चौधरी। और इसका जो प्रथम अधिवेशन है वो अजमेर के अंदर 1931 में हुआ। 28 में स्थापना, 31 में प्रथम अधिवेशन, अध्यक्ष राम नारायण चौधरी और प्रथम अधिवेशन है राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद। ये दोनों संस्थाएं आपको याद होनी चाहिए क्योंकि आगे प्रश्न आएगा प्रजामंडल से, तो इनसे भी आ सकता भी, ये पहले भी पूछी गई है। चलेगा अगला। अब देखिए प्रजामंडल से एक आपके प्रश्न आता है तो सीधा प्रश्न आएगा, सीधा मतलब वो सन पूछेगा कि इस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, इसकी कब हुई। मैं एक बार आपको सबका एक बार सन बता देता हूं, उसके बाद में अलग अलग और देख लेते हैं। सन के हिसाब से देखिए दो मैंने जिस सन के अंदर 2 की स्थापना हुई ना, वो 2 साथ में ले लिया, इसलिए कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए 1931 के अंदर जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है, ठीक है ना। 1934 में मारवाड़ और हाड़ौती प्रजामंडल, और 1936 में बीकानेर और धौलपुर, 1938 में मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर और करौली। 1939 के अंदर देखिए कोटा, किशनगढ़ और सिरोही, और 1942 के अंदर कुशलगढ़, 1943 के अंदर बांसवाड़ा, ठीक है ना। 1944 के अंदर डूंगरपुर और 1945 के अंदर जैसलमेर, प्रतापगढ़ और 1946 के अंदर झालावाड़। इस स्लाइड को एकदम सही ढंग से देख लीजिएगा क्योंकि इस स्लाइड के अंदर से ही आपका प्रजामंडल का प्रश्न अगर भाई लेवल के हिसाब से आएगा तो इसमें से ही आपको पकड़ लेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रख लेना, 1931 में 2 है जयपुर बूंदी, 1934 में मारवाड़ हाड़ौती, 1936 में बीकानेर धौलपुर, 1938 में मेवाड़ शाहपुरा अलवर भरतपुर करौली, 1939 कोटा किशनगढ़ सिरोही, 42 में कुशलगढ़, 43 में बांसवाड़ा, 44 में डूंगरपुर, 45 में जैसलमेर प्रतापगढ़ और 46 में झालावाड़। ये स्लाइड आपको पक्की याद होनी चाहिए क्योंकि प्रश्न डायरेक्ट आएगा तो यहां से आ जाएगा। और हम अब चलते हैं 1931 में 2 प्रजामंडल की स्थापना होती है, एक तो बूंदी है और एक है जयपुर। सबसे पहले जयपुर वाला पढ़ लेते हैं। आज देखिए जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में होती है, ठीक है ना। और इसके जो संस्थापक थे कपूर चंद पाटनी। पहले इनके संस्थापक थे कपूर चंद पाटनी थे। 1931 के अंदर इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन इसका बाद में क्या है ना पुनर्जन्म होता है, मतलब वापस से इसका स्थापना होती है और वो की थी 1936 के अंदर जमनालाल बजाज द्वारा, ठीक है ना। पुनर्गठन जमनालाल बजाज द्वारा 1936 के अंदर किया गया, लेकिन इसकी स्थापना पूछे तो 1931। पहले संस्थापक कौन थे? कपूर चंद पाटनी, ठीक है ना। पुनर्जन्म वाला पूछे तो जमनालाल बजाज करना आपको। अब देखिए इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो चिरंजी लाल मिश्र बने थे। इसके अध्यक्षता की थे और इसका जो पहला अधिवेशन है वो 8 या 9 मई 1938 को जयपुर के अंदर ही आयोजित होता है। उसकी अध्यक्षता चिरंजी लाल मिश्र ने की थी। और नहीं सॉरी, इसके जो पुनर्गठन, 1 मिनट में गलत बता दिया भाई, देखिए ये ऊपर वाला पुनर्गठन होता ना, उसके अध्यक्ष तो बन गए थे चिरंजी लाल मिश्र। जो ये वाला अधिवेशन हो रहा ना, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जमनालाल बजाज थे भाई, ठीक है ना। ये आपको अलग अलग ध्यान रखना। देखिए सबसे पहले कपूर चंद पाटनी भी याद रखना होगा, उसके बाद में जमनालाल बजाज ने 1936 के अंदर पुनर्गठन कर दिया। पुनर्गठन करने के बाद में उसके अध्यक्ष बने चिरंजी लाल मिश्र। लेकिन फिर बाद में इसका पहला अधिवेशन जयपुर के अंदर आयोजित हुआ 8 और 9 मई। तारीख दोनों देख लीजिएगा, दोनों में से कोई भी एक मिल जाएगी। 8 और 9 मई 1938 जयपुर के अंदर, और इसका जो अध्यक्षता की थी वो जमनालाल बजाज ने की थी, यह आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में जेंटलमैन एग्रीमेंट भी हुआ था, यह भी आपको याद रख सकते हैं। 17 सितंबर 1942 और इसी मिर्जा इस्माइल और ये हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था। इसी के तहत ही इस जयपुर प्रजामंडल, ये एकमात्र प्रजामंडल राजस्थान का ये प्रजामंडल है जिसने भाग नहीं लिया था स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर भी, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और फिर आजाद मोर्चा बना था इसी के खिलाफ में हरिश्चंद्र द्वारा, उन्होंने भाग लिया था स्वतंत्रता वाले आंदोलन के अंदर, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। आजाद मोर्चा, हरिश्चंद्र, कई बार पूछा गया सवाल भाई। जेंटलमैन एग्रीमेंट 17 सितंबर 1942 को हुआ, किन के बीच? मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री, ठीक है ना, अंग्रेजों की तरफ से ये थे। ये आपको पता होना चाहिए। और अब बूंदी वाला सिर्फ इतना याद रख लिया, 1931 के अंदर स्थापना, ठीक है ना। स्थापित कब हुआ था? तो भैया स्थापित ध्यान रखना, स्थापना आपको ध्यान होनी चाहिए, दोनों 1931 के अंदर हुए थे। नित्यानंद, ऋषिदत्त मेहता, कांतिलाल छोतानी,
इन्होंने क्या किया था, इसकी स्थापना की थी, प्रजामंडल बनाया था, ठीक है ना, बूंदी प्रजामंडल 1931। जहां मैंने कहा ना, जहां पर इंपॉर्टेंट होगा, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, वो ही टॉपिक हमने उठाए। ऐसे तो भाई वैसे भी हिस्ट्री एक दिन में पूरी, एक घंटे में तो पूरी कर ही नहीं सकते, इसलिए मैंने वही टॉपिक उठाया जो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है और आएगा, आप देख लेना। देखिए अगला लेते हैं। अब देखिए 1934 के अंदर दो प्रजामंडल की स्थापना होती है, एक मारवाड़ एक हाड़ौती। मारवाड़ प्रजामंडल, देखिए मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना तो 1934 के अंदर हुई, उसके पहले भी ये वाली संस्था भी कई बार पूछा गया है। तो देखिए 1918 के अंदर मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की जाती है। मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 के अंदर, देखिए छोटा लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, मैं बोल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले 1918 के अंदर मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना चांदमल सुराणा द्वारा की गई। उसके बाद में 1923 के अंदर मारवाड़ हितकारिणी सभा, पहले मरुधर हितकारिणी है जो चांदमल सुराणा है, सेकंड वाली मारवाड़ हितकारिणी सभा है और ये जयनारायण व्यास की थी, ठीक है ना। 1929 के अंदर मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना होती है 1929 के अंदर, ठीक है ना, और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं कौन, जमुना लाल बजाज। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद 1929, जिसकी अध्यक्षता किसने की, जमुना लाल बजाज ने की। अब देखिए 1936 के अंदर मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है और जिसके अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता में इसकी स्थापना होती है, भंवरलाल सराफ, ठीक है ना। 1936 मारवाड़ प्रजामंडल भंवरलाल सराफ के देखरेख या फिर आप मान सकते हो उनकी अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद में 1938 के अंदर मारवाड़ लोक परिषद की भी स्थापना हुई, जो इसके किनकी अध्यक्षता में, रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में 1938 के अंदर मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना होती है। उसके बाद में 28 मार्च 1942 ये वाली घटना आ रही है नीचे, ये वाले जो राजस्थान चयन कर्मचारी बोर्ड है ना, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, ये तो कई बार पूछ गया है ये वाले, ठीक है ना। चंडावल घटना, दाबड़ा कांड कई बार पूछ गया है और अब की बार आपकी भी ध्यान रखिएगा, ये वाले तो आपको भी प्रश्न में मिल सकते हैं। तो देखिए 28 मार्च 1942 को चंडावल, जो कि पाली के अंदर पड़ता है, ये वाली घटना हुई थी। और 13 मार्च 1947 को डाबड़ा कांड हुआ था डीडवाना के अंदर, यहां पर भी गोलियां चली और ऊपर वाले में भी चली थी भाई, ठीक है ना। दोनों जगह सभा की थी, किसान वगैरह सभा कर रहे थे, वहां पर नेता पर गोलियां चलाई गई थी और इसीलिए यह प्रसिद्ध है। और पूरी घटना तब बताना स्टार्ट हो गया तो फिर टाइम हो जाएगा। 13 मार्च 1947, आप सिर्फ इधर सीधा फैक्ट याद रखिएगा, 13 मार्च 1947 डाबड़ा कांड, और डाबड़ा कहां पर है, डीडवाना नागौर के अंदर। और यहां पर इस कांड के अंदर डाबड़ा वाले में मथुरादास माथुर भी घायल हो चुके थे और मोतीराम चुन्नीलाल भी घायल हुए थे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, मथुरादास माथुर, मोतीराम चुन्नीलाल, ये किसमें थे, 13 मार्च 1947 डाबड़ा कांड से संबंधित है। लेकिन 28 मार्च 1942 को चंडावल पाली वाली घटना घटी थी। और अब देखिए इसमें महिलाओं का भी आजकल प्रश्न ट्रेंड आ गया भाई, तो ध्यान रखिएगा। कृष्णा कुमारी, सावित्री देवी भाटी और दयावती और गोरजा व्यास, ये किससे संबंधित थी, ये सभी मारवाड़ आंदोलन से, सॉरी मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा याद होना चाहिए। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूं, यह सभी प्रश्न है भाई, ये यहां पर जितना लिखा हुआ है सब पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। देखिए 1918 में एक बार वापस फटाफट बता देता हूं। 1918 मरुधर हितकारिणी चांदमल सुराणा, 1923 मारवाड़ हितकारिणी जयनारायण व्यास, 1929 मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद जमुनालाल बजाज, 1934 मारवाड़ प्रजामंडल भंवरलाल सराफ, 1938 मारवाड़ लोक परिषद रणछोड़ दास गटानी, 28 मार्च 1942 चंडावल पाले, 13 मार्च 1947 डाबड़ा कांड नागौर डीडवाना, ठीक है ना, मथुरादास माथुर। देखिए डीडवाना नागौर दोनों में से जो ऑप्शन मिलेगा आपको वो कर देना, ठीक है ना। मथुरादास माथुर, मोतीराम चुन्नीलाल, और महिलाएं कृष्णा कुमारी, सावित्री देवी और दयावती गोरजा व्यास, तो यह पता होना चाहिए। अब इधर आ जाएगा, हाड़ौती प्रजामंडल की भी स्थापना 1934 के अंदर होती है, क्योंकि इन दोनों प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हो रही है। 1934 में हुई, इसके नेता कौन थे, तो नैनो राम शर्मा, हाजी फैज मोहम्मद। दो चीजें आप जरूर याद रखिएगा, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934, नैनो राम शर्मा और हाजी फैज मोहम्मद, ठीक है ना। आप देखिए अगले वाले में आ जाएगा 1936 के अंदर भी दो प्रजामंडल, 1936 के अंदर भी दो प्रजामंडल, एक बीकानेर प्रजामंडल, एक धौलपुर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल देखिए सबसे पहले 1907 के अंदर क्या है ना, 1907 के अंदर सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की जाती है। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कन्हैया लाल और स्वामी गोपाल दास
के अध्यक्षता में 1907 के अंदर सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना होती है। लेकिन जो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है वो कलकत्ता के अंदर होती है, और ये वेद मगाराम, मुक्ता प्रसाद, रघुवर दयाल गोयल और लक्ष्मी देवी आचार्य, नाम एक है महिला का, इसलिए ध्यान रखिएगा, कहीं पूछ नहीं रहे, ठीक है ना, महिला एक है इसलिए पूछा जा सकता है। देखिए 1936 कलकत्ता, वेद मगाराम, मुक्ता प्रसाद, रघुवर दयाल गोयल और लक्ष्मी देवी आचार्य, ठीक है। उसके बाद में प्रजामंडल की स्थापना हो गई। 1942 के अंदर बीकानेर देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई, यह कई बार पूछा गया है, और यह रघुवर दयाल गोयल की अध्यक्षता में की गई थी। उसके अलावा बीरबल दिवस भी बीकानेर में मनाया जाता है, या मनाया गया था, पहले मनाया जाता था जिस समय प्रजामंडल की स्थापना हुई। उस समय महिलाओं में गीता देवी, लक्ष्मी देवी, रुक्मा देवी, तो ये आपको पता होना चाहिए। बीकानेर देसी राज्य लोक परिषद, रघुवर दयाल गोयल, ठीक है। बीरबल दिवस यहां पर, कृष्णा दिवस जोधपुर हो सके भाई, ठीक है ना, तो वो भी आप ध्यान रख लेना, जोधपुर में कृष्णा दिवस। धौलपुर में, अब देखिए धौलपुर 1936 के अंदर प्रजामंडल की स्थापना होती है। 1910 के अंदर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में होती है, लेकिन अब देखिए प्रजामंडल, ये देखिए 1936 प्रजामंडल की स्थापना ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, कृष्ण दत्त पालीवाल, ये दो व्यक्ति थे जिनकी अध्यक्षता में स्थापना हुई। लेकिन उससे पहले दो संस्थाएं और थी। 1910 के अंदर सुधारणी सभा की स्थापना होती है, 1934 के अंदर नागरिक प्रचारिणी की सभा की स्थापना, और 1936 में जाके प्रजामंडल की स्थापना होती है। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, कृष्ण दत्त पालीवाल, दोनों व्यक्तियों के नाम ध्यान रखिएगा, कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। और एक सबसे ज्यादा पूछा गया है तसीमो कांड, ये भी राजस्थान चयन कर्मचारी बोर्ड का भाई फेवरेट क्वेश्चन है। तसीमो कांड कब हुआ, तो ध्यान रखना 11 अप्रैल 1947 को, 11 अप्रैल 1947 को तसीमो कांड या फिर तसीमो हत्याकांड, कहां पर, धौलपुर में। 11 अप्रैल 1947, पंचम सिंह, छत्तर सिंह, ध्यान रखिएगा, दोनों व्यक्ति इस आंदोलन से संबंधित है, इस कांड से संबंधित है, हत्याकांड से, ठीक है ना। गोलियां चली थी बेटे ना। धौलपुर 1936, तसीमो कांड याद रखना भाई, फेवरेट है उसका। चलिएगा अगले स्लाइड पे चलते हैं, और अगले स्लाइड पे चलते हैं, और अगले स्लाइड पे जाने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लगातार क्लासें उपलब्ध करा रहा हूं, जो भी एकदम निःशुल्क क्लासें हैं। अभी 4th ग्रेड का होने के बाद में फिर हम क्लासें स्टार्ट कर देंगे, और पीएसआई की क्लासें मेरे चल रही हैं, उसके अलावा वीडियो की क्लासें भी मैं आप लगातार अपलोड करूंगा, तो वो भी आप निःशुल्क देखिएगा। और अब देखिए यहां पर 1938 के अंदर 1 2 3 4 5 है। 1938 के अंदर सबसे बड़ा वाला सन है, और 1938 के अंदर 5 प्रजामंडल की स्थापना हो रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट है मेवाड़ वाला प्रश्न यहां से आएगा, ठीक है ना। मेवाड़ वाला सबसे पहले पढ़ लेते हैं। अब देखिए 5 है, आपको कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं सबका। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना सबसे पहले 24 अप्रैल 1938 को इसकी स्थापना होती है। संस्थापक देखिए, संस्थापक में बलवंत सिंह जो अध्यक्ष थे इसके, किसके, मेवाड़ प्रजामंडल के। भूरेलाल जो कि मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष थे। माणिक्य लाल वर्मा जो कि महामंत्री बनाए गए थे मेवाड़ प्रजामंडल के। इसका जो प्रथम अधिवेशन है ना मेवाड़ प्रजामंडल का 1941 के अंदर उदयपुर के अंदर होता है, और माणिक्य लाल वर्मा और विजय लक्ष्मी पंडित उदयपुर के अंदर, इस प्रथम सम्मेलन के अंदर माणिक्य लाल वर्मा ने तो अध्यक्षता की थी, और विजय लक्ष्मी पंडित भी इसमें शामिल हुई थी, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। 1940 के अंदर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन, जो कि क्रम से 7वां क्रम का था, और यह हुआ था उदयपुर के अंदर, मेवाड़ में होता है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसके अंदर शिरकत करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। उसके अलावा महिलाओं के नाम आप ध्यान रख सकते हैं, सीमा देवी, नारायणी देवी, भगवती देवी और स्नेह लता। अगला देखिए 1938 के अंदर ही शाहपुरा भीलवाड़ा वाला प्रजामंडल की स्थापना भी होती है, जिसके संस्थापक कौन थे, रमेश चंद्र ओझा, लादू रामजी व्यास, ठीक है ना। ये दोनों संस्थापक के नाम याद होना चाहिए, सन याद होना चाहिए। और यहां पर जो राजा थे भाई वो पहले सामंतवादी सुदर्शन देव थे भाई, ठीक है ना। और ये शाहपुरा वाला पहला है जहां पर सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की भी स्थापना की थी। गोकुल लाल आसावा भी यहीं के थे, ठीक है ना, फिर बाद में प्रधानमंत्री भी बने थे ना। अब देखिए अलवर प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में होती है। यहां के जिसके जो संस्थापक थे वो हरि नारायण शर्मा थे। कौन थे, हरि नारायण शर्मा थे। अलवर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन है वो कब हुआ था, 1944 के अंदर हुआ था।
1944 के अंदर हुआ। और भवानी शंकर शर्मा इनकी क्या कहते अध्यक्षता की थी, यह आपको पता होना चाहिए। अलवर प्रजामंडल हरि नारायण शर्मा 1938, प्रथम अधिवेशन 1944 और भवानी शंकर शर्मा ने अध्यक्षता। अगला है भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल 1938 में स्थापना। पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, देखिए जुगल किशोर चतुर्वेदी, उसके अलावा गोपेलाल और मास्टर आद्यंतर, ये भी कई बार पूछा गया है। किशनलाल जोशी, और महिलाओं में देखिए राजेश्वरी हैं, धर्ममती हैं और सुशीला त्रिपाठी। आप तो सिर्फ ऊपर वाले 4 नाम याद रखना, जुगल किशोर चतुर्वेदी, गोपेलाल शर्मा है, ठीक है ना, और मास्टर आद्यंतर और किशनलाल जोशी, ये नाम याद रखेगा। 1938 के अंदर भरतपुर प्रजामंडल। अगला है करौली, 1938 के अंदर इसकी भी स्थापना। त्रिलोक चंद्र माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और कुंवर सिंह वर्मा। 1938 चिरंजी लाल शर्मा है, त्रिलोक चंद्र माथुर और कुंवर सिंह वर्मा, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो देखिए अलवर, भरतपुर, करौली, एक सिर्फ धौलपुर पीछे रह गया, पीछे वाले में, जो कि 1936 में हो गया, बाकी यहां पर है। तो सिर्फ आपको धौलपुर याद रखना भाई, धौलपुर 1936 है, बाकी ये मत्स्य संघ वाले तीनों के तीनों कब हो गए 1938 में। और 1938 में एक सापुरा और एक मेवाड़ वाला आपको पता होना चाहिए। 1938 के अंदर 5 प्रजामंडल है भाई, ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ा है, क्योंकि अगर वहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है कि सन कौन सा था, 38 था, 31 था, 34 था, इसलिए आप सन जरूर याद करके जाइएगा, प्रथम सन में से ही आ जाएगा। अगला देखिए, अब देखिए अब सन अलग अलग है, इतनी देर तो सबके सन सेम थे, लेकिन अभी भी अब देखिए कोटा है, कोटा का 1939 के अंदर प्रजामंडल की स्थापना होती है। नैनू राम शर्मा अबेन हरि कोटा प्रजामंडल के संस्थापक थे। प्रथम अधिवेशन 1939 मांगरोल 12 के अंदर होता है और नैनू राम शर्मा द्वारा इसकी क्या की जाती है, अध्यक्षता की जाती है, ठीक है। कोटा प्रजामंडल 1939, सन याद होना चाहिए। किशनगढ़ 1939, कांतिलाल चौतानी और जमान शाह 1939, जमान शाह, कांतिलाल चौतानी। अगला है सिरोही प्रजामंडल 1939, गोकुल भाई भट्ट और वर्दी शंकर त्रिवेदी भाई। सिरोही 1939, गोकुल भाई भट्ट और वर्दी शंकर त्रिवेदी। चलिएगा आगे चलते हैं भाई, सबको अच्छा लग रहा है ना? अगर अच्छा लग रहा है तो आप मैसेज या कमेंट करके जरूर बताएगा ये क्लास आपको कैसी लग रही है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा भाई। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अगला देखिए कुशलगढ़ प्रजामंडल है। कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 के अंदर है और इसकी स्थापना किसने की थी? भंवरलाल निगम है, देख लीजिएगा, भंवरलाल निगम है, भंवरलाल सराफ जोधपुर वाले में, ठीक है ना, मारवाड़ प्रजामंडल, जोधपुर नहीं मारवाड़ प्रजामंडल। 1942 कुशलगढ़, भंवरलाल निगम। बांसवाड़ा 1943, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है लेकिन उस समय अलग से स्थापना हो चुकी थी। बांसवाड़ा 1943, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मणिशंकर नागर, धोलजी भाई, ठीक है ना, तीनों नाम याद होने चाहिए। 1943 बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मणिशंकर नागर, धोलजी भाई। अगला है डूंगरपुर, देखिए डूंगरपुर 1944 में भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, गौरी शंकर उपाध्याय, ये भी इसमें शामिल थे भाई। और सबसे इंपोर्टेंट ये वाले दोनों घटनाक्रम राजस्थान चयन बोर्ड ने कई बार, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कई बार ये भी घटनाएं पूछी है, तो इसका मतलब आप भी ये घटनाएं दोनों याद करने जाके जाना है भाई, ठीक है ना। रास्तापाल वाली 19 जून 1947, नाना भाई खाट और कालीबाई से संबंधित है, ठीक है ना, वो उनके टीचर थे, उनको हत्या की गई थी, फिर कालीबाई ने उसके अंदर हस्तक्षेप किया था, ये आपकी वो वाली घटना भाई, ठीक है ना। 19 जून 1947 नाना भाई कालीबाई, ठीक है ना, रास्तापाल, और एक इसी के अंदर है, ये दोनों स्थल डूंगरपुर जिले के अंदर है, ठीक है ना। पूनावाड़ा की घटना मई 1947 के अंदर होती है और यहां पर शिवराम जी भील, ये भी अध्यापक थे, इनके साथ में भी अंग्रेजों द्वारा मारपीट की गई, वहां पर भी गोलियां चली गई, यहां पर भी उनके अध्यापक को मारा गया, वहां पर तो घसीटा गया था और कालीबाई ने फिर बाद में वो रस्सी काटी थी। ये तो आप कहानी कई छोटे क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना, लेकिन आपको तारीखें याद रखनी है, कहानी याद नहीं रखनी है, तारीख याद रखनी है। देखिए पूनावाड़ा की घटना पहले होती है और रास्तापाल वाली बाद में होती है, ये भी आप ध्यान रखना। देखिए प पहले आता ना, व्यंजन में प पहले आता ना, तो प की तारीख यहां पर मई भी पहले आएगा, ठीक है। र बाद में आता है, तो देखिए 19 जून आ रहा है,
मई जून जुलाई होता ना, इसी हिसाब से आप सेट कर लेना। पूनावाड़ा की घटना पहले है, रास्तापाल की घटना बाद में है। या 19 जून 1947 है, ये मई 1947 है। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, प्रश्न सीधा आएगा भैया। अब देखिए जैसलमेर प्रजामंडल है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 के अंदर होती है, जोधपुर के अंदर होती है और मिठालाल व्यास के अध्यक्षता में होती है। और जवाहर दिवस भी मनाया जाता है जैसलमेर के अंदर, ठीक है। मिठालाल व्यास 1945 जोधपुर के अंदर, ठीक है। जवाहर दिवस भी कहां पर, जैसलमेर के अंदर। 1945 के अंदर एक और है प्रतापगढ़, ये प्रतापगढ़ जो अभी प्रतापगढ़ जिला है ना, वो वाला है। 1945 प्रतापगढ़, अमृतलाल पायक, चुन्नीलाल आलम, ठक्कर बापा, 3 व्यक्ति नाम याद रखना, अमृतलाल पायक, चुन्नीलाल आलम, ठक्कर बापा, ठीक है। 1945 प्रतापगढ़, दोनों 45 में 2 है, एक जैसलमेर है, एक प्रतापगढ़ है। अब है झालावाड़ जो कि एक ही है, 1946 के अंदर मांगीलाल, मकबूल आलम और कन्हैयालाल मित्तल, नाम याद रखिएगा। झालावाड़ 1946, मांगीलाल, मकबूल आलम, कन्हैयालाल मित्तल। तो यह आपको पता होना चाहिए। चलें आगे। अब देखिए प्रजामंडल खत्म हो चुके हैं। अब आने वाले हैं राजस्थान के किसान आंदोलन। मुझे पता है यहां पर थोड़ा छोटा दिख रहा है, लेकिन मैं आपको एक स्कीम करता हूं। मैं आपको ना थोड़ा छोटा दिख रहा है ना, मैं इसको बड़ा कर देता हूं। अब दिखाई दे रहा होगा ना? हाँ, अब दिखाई दे रहा है। फिर बाद में वापस छोटा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए सबसे पहले किसान आंदोलन है, और किसान आंदोलन में हम सबसे पहला पढ़ेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन। प्रश्न सीधा आता है, प्रश्न आप देख के मान के चलेगा, क्योंकि अब इतिहास वाले क्वेश्चन कम आ रहे हैं और अब क्वेश्चन सभ्यता में से आ रहे हैं, साहित्य में से आ रहे हैं, जनजातीय आंदोलन में से आ रहे हैं, 1857 क्रांति से आ रहे हैं, एकीकरण से आ रहे हैं, यहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। और ये वो टॉपिक है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन देते हैं। देखिए बिजोलिया सबसे ज्यादा आंदोलन चलने वाला और भारत का ऐसा एक आंदोलन है जो कि अहिंसा के तौर पर चला, मतलब इतने साल चला, मतलब अहिंसा की घटना देखने को नहीं मिली। 1897 से लगाकर 1941 तक लगातार 44 वर्षों तक ये आंदोलन चला था भाई। कितना साल? 44 साल तक। देखिए बिजोलिया ए श्रेणी का ठिकाना था मेवाड़ का, ठीक है। अशोक परमार को यह दिया था किसने? महाराणा सांगा ने। अब देखिए यहां पर मैं सीधा डायरेक्ट फैक्ट बता रहा हूं, मैं वो कहानियां नहीं बता रहा हूं भाई, कहानी बताया तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखिए चमरी कर 1903 के अंदर लगाया गया था, किसके द्वारा? कृष्ण सिंह द्वारा। आप देखिए चक आगे वाला लीजिए, यहां से चक, ठीक है। चक यानी कि चमरी कर 1903, कृष्ण सिंह, चमरे 1903। अब देखिए 1903 सन में भी कंफ्यूजन है, तो देखिए चौड़ी छोटा शब्द है, इसका मतलब छोटा वाला सन 1903 आएगा। तलवार बड़ा शब्द है 4 अक्षर का, यानी कि 1906 आएगा। तप हो जाएगा, आगे वाला शब्द ले लीजिएगा, तप से बनेगा तलवार, पृथ्वी सिंह। अब देखिए 3 चरण के अंदर चला था, ठीक है ना। चरण कितने चले थे? 3 चरण के अंदर यह चला था। 1897 से लगाकर 1914 तक पहला चरण किसने अध्यक्षता की थी? तो ध्यान रखना साधु सीताराम दास द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। साधु सीताराम दास ने ही इसको मतलब नेतृत्व करते थे। इसके अंदर सबसे ज्यादा धाकड़ जाति के लोगों ने भाग लिया था। गिरधारीपुरा गांव के अंदर ही एक शोक सभा थी, वहां पर सभी लोग इकट्ठे हुए थे। और फिर बाद में ये लोग कहां गए थे? नानजी और ठाकरी पटेल को लेके साधु सीताराम दास मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी के पास जाते हैं, वहां पर अपनी मांगे रखते हैं, वो जो भी कर वगैरह थे उन करों के बारे में बात करते हैं। फिर फतेह सिंह जी ने हामिद हुसैन समिति या फिर इसका एक जांच आयोग बैठाया, जो कि फिर किसान है वो असंतुष्ट है, और यह आंदोलन लगातार आगे बढ़ता रहा, ठीक है। ये पहला चरण खत्म है, लेकिन आप पहले चरण का ध्यान रखना, नानजी, ठाकरी पटेल, गिरधारीपुरा गांव, धाकड़ जाति के लोग, फतेह सिंह जी, साधु सीताराम दास और हामिद हुसैन आयोग या फिर हामिद हुसैन जांच कमेटी, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड वाला चरण है। अब सेकंड वाला चरण है वो 1916 से लगाकर 1923। विजय सिंह जी प्रतीक, ये वही प्रतीक है, भूप सिंह जिनगा बुलंदशहर है ना, उत्तर प्रदेश। 1917 के अंदर विजय सिंह प्रतीक द्वारा विजय उपरमाल पंच बोर्ड की भी स्थापना की जाती है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। और जो सेकंड वाला है ना, और इसी के अंदर इसी समय इन बीच में सेकंड चरण के अंदर किसानों का लगातार विरोध बढ़ रहा था, तो इसी के बीच में फिर वापस बिंदुलाल भट्टाचार्य और राज सिंह बेदला आयोग बैठा दिया गया है जांच करने के लिए। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग 1919 में बैठा था और राज सिंह बेदला आयोग 1920 में बैठा था।
तो ये आपको दोनों पता होना चाहिए। 1922 के अंदर किसानों के मध्य समझौता हुआ, कैप्टन ये बोल सकते हैं हॉलैंड अधिकारी था अंग्रेजों की ओर से और किसानों के मध्य हुआ, लेकिन इसमें भी कोई ज्यादा ठोस ऐसे मिला नहीं, कोई सफलता मिली नहीं थी, इसलिए आगे आंदोलन फिर आगे और बढ़ा। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य, ध्यान रखना, बिंदुलाल भट्टाचार्य बिजोले आंदोलन, ध्यान रखना, राज सिंह वेदला आयोग बिजोले आंदोलन, लेकिन उधर एक और आएगा बोल्शेविक क्रांति, तो वो उधर है भाई, ठीक है ना। अब देखें तो तीसरा चरण है वो 1928 से लगाकर 1941 तक। अब विजय सिंह पति हट जाते हैं, फिर वापस जमनालाल बजाज के कहने पर कौन बनते हैं, इसके नेतृत्व करता हरिभाऊ उपाध्याय बनते हैं। 1941 से ये मतलब 1928 से लगाकर 1941 तक हरिभाऊ उपाध्याय ने इसका नेतृत्व किया, लेकिन 1941 के अंदर जाके इस आंदोलन को समाप्त होता है। मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे, वी राघवाचार्य और मोहन सिंह मेहता के मध्य और किसानों के मध्य समझौता होता है, उनकी लागत कम की जाती हैं, उनको जमीनें वापस दी जाती हैं, तो किसानों को संतोष किया जाता है और यह आंदोलन समाप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा, वे राघवाचार्य, मोहन सिंह मेहता और किसान, ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए। अब देखें इधर वाला आ जाएगा, अब देखें एक और आंदोलन हुआ और वो आंदोलन नाम है बेगू किसान आंदोलन। क्या नाम है, बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन ए श्रेणी का ठिकाना था, यह भी मेवाड़ का ही था, 1921 के अंदर हुआ। इसमें भी धाकड़ जाति सबसे ज्यादा थी, मैनाल भीलवाड़ा से यह आंदोलन स्टार्ट होता है, लेकिन कुछ एक जगह और थे जहां पर चित्तौड़गढ़ इसका केंद्र माना जाता है, कुछ केंद्र चित्तौड़गढ़ में भी थे। राम नारायण चौधरी इसका क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। 1922 के अंदर किसानों और वहां के राजा अनूप सिंह सामंत है भाई, उनके मध्य क्या होता है, एक समझौता होता है 1922 के अंदर, विजय सिंह जी के सहयोग से हुआ था। विजय सिंह जी कौन करा थे, समझौता करा रहे थे अनूप सिंह और किसानों के मध्य, लेकिन ऐसा कुछ ज्यादा हुआ नहीं, उसीलिए ट्रेंच ने, अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच ने इसको, इस समझौते को बोल्शेविक समझौता की संज्ञा दी थी। यह भी आपको पता होना चाहिए, यह बोल्शेविक बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है, जबकि आपके ध्यान रखिएगा जो वहां पर बैठा था ना भाई बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, वो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। बिंदुलाल भट्टाचार्य आंदोलन, ध्यान रखना, वो जो आयोग बैठा था जांच के लिए, वो बिजोलिया आंदोलन से संबंधित है। बोल्शेविक क्रांति इधर है, और इसके अंदर भी जो ये वाला आ रहा है ना, दो ये वाला हत्याकांड कई बार पूछा गया, कई बार पूछा गया है। गोविंदपुरा हत्याकांड जो कि 13 जुलाई 1923 के अंदर होता है। कब होता है, गोविंदपुरा हत्याकांड 13 जुलाई 1923 के अंदर होता है, और यह किस आंदोलन से संबंधित है, बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। 1922 के अंदर मात्र कुंडिया सम्मेलन होता है और इसके बाद में यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। यहां पर उनकी मांगे मान ली जाती हैं किसानों की, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेगू किसान आंदोलन और बिजोलिया किसान आंदोलन दोनों रट के चला जाना भाई, प्रश्न आएगा आपको देखने को मिलेगा। गोविंदपुरा हत्याकांड आप जरूर रट के जाएगा, 13 जुलाई 1923 है, 13 जुलाई 1923 है, चलेगा। अगला चलते हैं बूंदी बरड़ आंदोलन। बूंदी बरड़ आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, दो साथ में पढ़ने वाले हैं इस स्लाइड के अंदर। तो देखिए बूंदी किसान आंदोलन ना, बूंदी को ही बरड़ किसान आंदोलन बोलता जाता है, कई बार बरड़ लिखा आ जाता है, तो भी आपको समझना होगा। नैनूराम शर्मा, नारायण सिंह, भंवरलाल सुनार, ये इनके क्या थे, नेतृत्व करता थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। नैनूराम शर्मा, नारायण सिंह, भंवरलाल सुनार बूंदी बरड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला प्रश्न जो कई बार पूछा गया है, डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923, 2 अप्रैल 1923, जिसके अंदर नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर 2 जने शहीद हो गए भाई, 2 जने यहां पर शहीद हो गए थे। 2 अप्रैल 1923 डाबी कांड, 2 अप्रैल 1923 डाबी कांड, जबकि ये पीछे वाला भी ध्यान रखिएगा 13 जुलाई 1923, 1923 के अंदर 2 हो रहे हैं, ये 13 जुलाई है और ये देख लीजिएगा 2 अप्रैल है, वो 13 जुलाई, ये 2 अप्रैल 1923 के अंदर 2 घटनाएं, एक डाबी कांड है जो पहले हो रहा है, ये 2 अप्रैल है, और वो बाद में 23 जुलाई है ना, दोनों याद होने चाहिए भाई, दोनों याद होने चाहिए भाई, 13 जुलाई और 2 अप्रैल। यह हो गया। नानक जी भील का याद रखना भाई, नानक जी भील डाबी हत्याकांड में 2 अप्रैल 1983, 1983 क्या है 23 है। अलवर किसान आंदोलन, अब देखिए अलवर किसान आंदोलन, माधो सिंह, अमर सिंह, गंगा सिंह, गोविंद सिंह, ये इनके क्या कर रहे थे, नेतृत्व करता थे भाई। माधो सिंह, अमर सिंह, गंगा सिंह, गोविंद सिंह इसका आंदोलन का नेतृत्व करते थे। अब देखिए इसमें अंदर भी ये घटना है ना, जो नीमूचना हत्याकांड, ये कई बार पूछा गया। 14 मई 1925 को नीमूचना हत्याकांड होता भाई, नीमूचना अलवर किसान आंदोलन से संबंधित था, ये तो आपको पहले से पता चल गया। चाजू सिंह यहाँ का अंग्रेज अधिकारी था जिसने फायर किया था,
यानी कि गोलियां चलवाई थी, यहां पर मीटिंग चल रही थी किसानों की। तो गांधी जी ने इसको दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी है। यह राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड गांधी जी ने संज्ञा दी है, दोहरी डायरी संज्ञा दी है। एक आगे और आएगा, इसलिए यहाँ पर को इसको ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। और मेव किसान आंदोलन जो कि यासीन खान, मोहम्मद हादे, सैयद भीख नारग ने इसका आंदोलन नेतृत्व करते थे। तो ये दोनों मेव और निमोचना दोनों अलवर किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। 2 अप्रैल 1923 वाली ये घटना आपको डाबी, निमोचना और पीछे एक और भी था वो हत्याकांड सबको याद होना चाहिए, चाहे गोविंदपुरा हो, चाहे डाबी हो, चाहे रास्तापाल हो और चाहे चंडावल हो, चाहे डाबला कांड हो। मैं बोल रहा हूं ना, ये आप रट के चले जाना, प्रश्न पक्का आएगा इनमें से। चलेगा, अगला लेते हैं सिखावटी किसान आंदोलन या फिर सिखावटी या फिर सीकर किसान आंदोलन। देखिए सिखावटी सीकर किसान आंदोलन, इसका जो कल्याण सिंह जी वहां के सामंत थे, उन्होंने लाग बाग बहुत ज्यादा बढ़ा सकती थी, इन्होंने अत्याचार कर रहे थे भाई, ठीक है ना। तो यहां पर जो इनके खिलाफ जो नेता इन्होंने वो आंदोलन छेड़ा था भाई, किसान आंदोलन कर रहे थे, वो रामनारायण चौधरी और एक था हरि ब्रह्मचारी, रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी। 1931 अब देखिए ये आंदोलन करता है और ये कल्याण सिंह वहां के सामंत है, इनके खिलाफ किया जा रहा था। लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं 1931 के अंदर जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की गई। अब देखिए जाट महासभा की, ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है, जाट महासभा की स्थापना कब की गई? 1931 के अंदर। अब देखिए ये वाला प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है। कटराथल सीकर के अंदर 25 अप्रैल 1934 के अंदर आपके किशोरी देवी द्वारा यहां पर एक बहुत बड़ा, जहां की 10,000 लोग इकट्ठे हुए थे, महिलाओं का सम्मेलन था, किसानों का सम्मेलन था, जिसकी अध्यक्षता की थी किशोरी देवी। कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखना 25 अप्रैल 1934 में कटराथल सीकर के अंदर यह किसान सम्मेलन हुआ था। हाँ भाई, ये वाला कुंदन हत्याकांड कई बार पूछा गया भाई, ये भी आप ध्यान रखना, शेखावटी आंदोलन से संबंधित है। 25 अप्रैल 1935 को कुंदन हत्याकांड सीकर के अंदर धापू देवी के नेतृत्व में यह आंदोलन किया जा रहा था। कैप्टन वेब ने गोलियां चलाई इसके ऊपर भी, ठीक है ना। और यहां पर मुख्य वक्ता पूछे उत्मा देवी है भाई, ऊपर वाले में कटराथल में। ध्यान रखना, कुंदन हत्याकांड 25 अप्रैल 1935 सीकर धापू देवी के नेतृत्व में हो रहा था, कैप्टन वेब द्वारा गोलियां चलाई गई। और जयसिंहपुरा हत्याकांड आगे एक और आ गया, यह भी इंपोर्टेंट है। ये तीनों तो कई बार पूछे गए भाई। जयसिंहपुरा हत्याकांड 21 जून 1934 को, 21 जून 1934 को जयसिंहपुरा हत्याकांड झुंझुनू के अंदर होता है और ईश्वरी सिंह का भाई दोषी ठहराया गया। और ये राजस्थान का पहला ये घटना थी कि इसके अंदर मतलब कोई दोषी हुआ, उसको दोषी को सजा मिली है, ये भी आपको ध्यान रखना भाई। दोषी हुआ और दोषी ईश्वरी सिंह का भाई था, उसको सजा हो गई थी, ये पहला कांड था भाई। उसके पहले तो सुनवाई हो रही थी, सजा किसी को मिल भी नहीं रही थी। तो जयसिंह हत्याकांड 21 जून 1934 है, कुंदन हत्याकांड ये 25 अप्रैल 1935 है और कटराथल 25 अप्रैल 1934 है। 2 34 है, 1 35 है। कुंदन 35, जयसिंह 34, याद कर लेना भाई, सीधे डायरेक्ट आने वाले ये। तो अगला है भरतपुर किसान आंदोलन जो कि 1931 के अंदर होता और यहां के नेता थे लंबरदार भोजी, लंबरदार भोजी, ये आपको पता होना चाहिए 1931 के अंदर लंबरदार भोजी। अब देखिए जनजातीय आंदोलन आ गए, जनजातीय आंदोलन आ गए। और अभी तक कोई भाई इस चैनल के ऊपर विद्यार्थीगण कोई नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए जनजातीय आंदोलन हम स्टार्ट कर रहे हैं और मुझे ये बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लग रही है, सही समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट करके तो जरूर बताइएगा। आपको ये क्लास कैसी लगी, बढ़िया लगी तो भी बता दीजिएगा, और अगर अच्छी नहीं लगी तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई। ये तो आपका भी अधिकार है भाई, कमेंट तो कर सकते हैं ना। अच्छा लगा बुरा लगा तो बता तो सकते हैं ना, तो मुझे भी पता चले कि भाई मैं कुछ कर रहा हूं तो अच्छा है या सही ढंग से नहीं हो रहा है। जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन में इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें से प्रश्न आ रहा। मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं आपको टॉपिक करा रहा हूं ज्यादातर प्रश्न आपको उनमें से ही मिलने वाले। आप देखिए वो 30-40 घंटे अगर पूरा इतिहास पढ़ ले और उनमें से अगर 1-2 प्रश्न आने वाले, और हो सकता कभी कभार तो आएगा ही नहीं, लेकिन इनमें से तो टॉपिक में से प्रश्न आएंगे, ये पक्का है। देखिए सबसे पहले भगत आंदोलन, भगत आंदोलन गोविंद गिरी द्वारा स्टार्ट किया गया। सुरजी भगत, आपको मैं सीधा डायरेक्ट बता रहा हूं, भगत आंदोलन किसने शुरू किया था? गोविंद गिरी ने। और कौन थे? सुरजी भगत, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा देखिए 1883 ईस्वी के अंदर संघ सभा की स्थापना सिरोही के अंदर हो रही है, संघ सभा की स्थापना। ये सब भीलों को संगठित करने के लिए आंदोलन हो रहे भाई, ठीक है ना। भीलों के अंदर जागृति लाने के लिए उनके अंदर यह आंदोलन हो रहे भाई, ठीक है। जनजातीय
मतलब जनजाति है, वही है ना, सबसे ज्यादा भील प्रदेश के अंदर ही हो रहे। 1883 के अंदर संप सभा सिरोही जिले के अंदर गोविंद गिरी सुरजी भगत ने किसकी स्थापना की? संप सभा की स्थापना की, ठीक है ना। 1883, ध्यान रखना, कई बार पूछा गया प्रश्न है। और देखिए 1903 के अंदर मानगढ़ धाम बांसवाड़ा के अंदर इसका पहला अधिवेशन हुआ था। 1903 के अंदर, कब हुआ? 1903 के अंदर। 1911 के अंदर भगत पंथ की स्थापना गोविंद गिरी ने की, 1911 के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला प्रश्न कई बार पूछा गया है कि 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम बांसवाड़ा राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है इसको, और ये मानगढ़ हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा? ये वाला। कौन सी तारीख? 17 नवंबर, सन कौन सा? 1913, ठीक है ना। 17 नवंबर 1913 मानगढ़ हत्याकांड बांसवाड़ा बांसवाड़ा में है, और ये राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग कांड, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने अभी बताया ना आपको, दोहरी डायरी संज्ञा जो कि महात्मा गांधी ने दी थी वो नीमूचना हत्याकांड को दी थी, ठीक है ना। ये राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद में जो झालोद है, वो झंडा वाला है, ठीक है ना, सालोद नहीं है। झालोद गुजरात के अंदर उपदेश देते कौन? गोविंद गिरी सबसे ज्यादा उपदेश झालोद गुजरात के अंदर देते थे भाई, ठीक है ना। और उसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं गोविंद गिरी का जन्म डूंगरपुर के अंदर ही हुआ भाई, ठीक है ना। मासिया गांव, वो भी आप पता कर सकते हैं रखना चाहे तो। लेकिन इनमें से प्रश्न थोड़ा टफ आता है भाई, जन्म वगैरह तो बहुत कम चांस रहता है। अगला है एक ही भूमठ भील आंदोलन, भूमठ भील आंदोलन, कई बार प्रश्न पूछा गया है। मात्र कुंडिया चित्तौड़गढ़ से यह आंदोलन 1921 के अंदर मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में यह आंदोलन स्टार्ट होता है भाई। मोतीलाल तेजावत ये वही है जिसको आदिवासियों का मसीहा बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध कोलियारी गांव के अंदर इनका जन्म, तो ये आप याद कर सकते भैया, ठीक है ना। 21 सूत्री मांग इसके अंदर रखी गई थी, जिसके अंदर 18 मांग स्वीकार कर दी थी मेवाड़ महाराणा ने, ठीक है ना। तो 21 सूत्री मांग एक ही आंदोलन से संबंधित है। किसने नेतृत्व करता? मोतीलाल तेजावत 1921 के अंदर। इसमें तो बहुत आसान है भाई, 21 मांग सूत्री, 21 में स्टार्ट, एक ही आंदोलन, मतलब सब एक ही आ जाए ना। तो चले आगे। अगला है नीमड़ा हत्याकांड भाई। हत्याकांड बहुत ज्यादा है, मैं कह रहा हूं ना, हत्याकांड आपको मिलने वाले हैं सीधे डायरेक्ट प्रश्न। नीमड़ा हत्याकांड 7 मार्च 1922 को होता है। 1200 भील शहीद हो गए थे यहां पर, और यहां पर भी मोतीलाल तेजावत ही नेतृत्व कर रहे थे। और फिर बाद में यहां पर भी अंग्रेजों द्वारा गोली चलाई गई, मोतीलाल तेजावत यहां से फरार हो गए थे। नीमड़ा हत्याकांड 7 मार्च 1922, आपको डेट याद रखनी है, सीधा डायरेक्ट प्रश्न आने वाला है। अगला देखिए, अब आ गया है मीणा आंदोलन। मीणाओं ने भी आंदोलन किया था, वो तो जनजातियों के अंदर आंदोलन थे। अब मीणाओं के द्वारा देखिए, मीणाओं के अंदर सबसे पहला दिक्कत यह आ गई थी, मीणाओं के एक कानून बना दिया था कि 1930 के अंदर जयराम पेशा अधिनियम, ठीक है ना। इस अधिनियम के तहत मीणाओं के अंदर चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, सबको थाने के अंदर हाजिरी देने थी। तो इस आंदोलन के खिलाफ में छोटू राम, जवाहर राम, महादेव ने इसके खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे थे। और इसी के आंदोलन के खिलाफ करते हुए 1933 के अंदर मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की, और इस संस्था ने भी इसका विरोध किया। 1944 के अंदर सीकर सम्मेलन बुलाया गया, जो कि नीमका थाना में। 1944 के अंदर मीणा सुधार समिति की स्थापना होती है, और 28 अक्टूबर 1946 को बागावास जयपुर के अंदर भी सम्मेलन होता है। और ध्यान रखिएगा, सबसे इंपोर्टेंट ये वाली और सबसे ऊपर वाली लाइनें दोनों इंपोर्टेंट है। वहां पर तो जयराम पेशा अधिनियम बना, और यहां पर देखिए 1952 के अंदर जयराम पेशा अधिनियम समाप्त हुआ, मतलब यहां जाके उनको आराम आया भाई। 1930 से लगा के 1952 तक लगातार उनको क्या हुआ, यहां तक उनको महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पुरुष हो, इन सबको थाने के अंदर जाके हाजिरी देनी थी। क्योंकि पहले इनके ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया था कि भाई ये चोरी वगैरह में इनका मतलब हाथ होता था। तो इसलिए सरकार ने उस समय अंग्रेजों द्वारा ये कानून बना के इनको मतलब रोजाना के थाने के अंदर बुलाने, हाजिरी देने के लिए इनको पाबंद कर दिया गया था, ठीक है ना। तो ये कानून उनके लिए खिलाफ, मतलब एक रोजाना भाई जाना मुश्किल ही है भाई ना सबको, वो भी जितने परिवार में बच्चे हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, सबको वहां जाना काफी इन्होंने 1930 से लगा के 1952 तक इन्होंने संघर्ष किया, और आखिर इनको सफलता मिल गई। अब है 1857 की क्रांति। देखिए अब तक हमने काफी टॉपिक कर लिए हैं, अब है 1857 की क्रांति, यहां से भी प्रश्न मिलने वाला। 1857 की क्रांति में सबसे पहले आप देख लीजिएगा,
1803 के अंदर, मैं अब पूरी कहानी बताने वाला नहीं हूं भाई, मैं सीधा डायरेक्ट चलने वाला हूं, नहीं तो फिर और ज्यादा टाइम हो जाएगा। क्लास देखिए लगभग काफी टाइम तो हो चुका है अभी, है ना। 1 मिनट भाई, ठीक है ना, मैं थोड़ा देख लेता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में देखिए सबसे पहले सहायक संधियां हुई थी 1803 तक। 1803 के अंदर सहायक संधि देखिए आपके कौन कौन निकल ली थी, भरतपुर और अलवर ने कर ली थी। और 1807 के अंदर करौली और कोटा ने कर ली थी। 1803 के अंदर भरतपुर अलवर, सीधा डायरेक्ट प्रश्न आता था भाई, इसलिए आप सन याद रखेगा। 1807 में करौली और कोटा ने कर दी थी। सबसे लास्ट में जो कि सिरोही ने की थी 1823 के अंदर। 1818 तक राजस्थान की सभी रियासतों ने यह संधियां कर ली थी। राजस्थान का जो पहला एजेंट टू गवर्नर जनरल, सबसे पहला, तो वो कौन था, अब्राहम लॉकेट या फिर मिस्टर लॉकेट भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। जब 1857 की क्रांति हुई उस समय एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, ठीक है। राजस्थान के अंदर टोटल 6 छावनियां थी। कितनी छावनियां थी, 6 छावनियां थी। उनमें से 2 छावनियां ऐसी थी जिन्होंने भाग ही नहीं लिया था इस क्रांति के अंदर, ब्यावर और खेरवाड़ा। ब्यावर और खेरवाड़ा 2 ऐसी छावनियां थी जो कि 1857 क्रांति के अंदर भाग ही नहीं लिया था। उसके अलावा नसीराबाद, नीमच जो कि एमपी में है, देवली जो टोक में, एरिनपुरा जो पाली उस समय मारवाड़ का हिस्सा था। अब देखिए सबसे पहले नसीराबाद। नसीराबाद में राजस्थान से यह क्रांति 28 मई 1857 को यह क्रांति स्टार्ट होती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन थी, ठीक है ना। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ध्यान रखना ये 15वां नंबर है, 30वीं नहीं है। वो बार बार 30वीं दे रहा है, 30वीं नहीं है। 30वीं बाद में आई थी, इनका सहयोग जरूर किया था, फिर बाद में इसके अंदर आके यहां पर मिले थे। लेकिन ये ध्यान रखना ना, यहां पर 15वीं है। कौन सी, अपने नसीराबाद से 15वीं है। अब देखिए यहां पर न्यूबरी है, स्पोर्ट्सी वुड है, उसके अलावा टैनी है, लॉक है, हार्ड है। मतलब न्यूबरी और स्पोर्ट्सी वुड को तो एकदम मतलब इनको खत्म कर दिया था यहां पर क्रांतिकारियों ने। पेनी घायल वगैरह होता, लॉक हार्डी इनको भी घायल ही होते। तो ये इनके नसीराबाद से ये अंग्रेज अधिकारी है, इनका भी नाम आप ध्यान रखिएगा। नीमच 2 जून 1857 को यह क्रांति हुई थी। हीरा सिंह इनका नेतृत्व कर रहे थे। एबॉट और उनके बच्चों को यहां पर मार दिया गया था क्रांतिकारियों द्वारा। जो यहां के लक्ष्मण सिंह जी थे ना, शाहपुरा भीलवाड़ा वाले जो सामंत, लक्ष्मण सिंह जी शाहपुरा भीलवाड़ा वाले जो यहां पर राजा या फिर आप कह सकते हो सामंत थे, उन्होंने विद्रोह का साथ दिया। उन्होंने विद्रोह का साथ दिया। लेकिन ध्यान रखना जो स्वरूप सिंह जी थे मेवाड़ के, उन्होंने जग मंदिर महल के अंदर अंग्रेजों के अधिकारियों को, जो ये 40 अंग्रेज हैं, उसके अलावा जो वहां का जो क्या था पॉलिटिकल एजेंट था ना, पीए इस कैप्टन सावर्स, उसको और ये 40 अंग्रेज अधिकारियों को इस महल के अंदर पनाह दी थी। वो कौन थे, स्वरूप सिंह जी, कहां के, मेवाड़ के, ये आप ध्यान रखना। लेकिन देखिए नीमच से जो अंग्रेज अधिकारी भागे थे ना, वो 40 अंग्रेज अधिकारी, उनको पहले कहां जगह मिली थी, तो ध्यान रखना रुद्धाराम जो कि डूंगला चित्तौड़गढ़ का व्यक्ति है, उनके वहां पर पनाह मिली थी। फिर बाद में स्वरूप सिंह ने मेजर सावर्स और इनको जग मंदिर महल के अंदर रोका था। अगला देखिए, दिखाई दे रहा ना भाई, हाँ अगला एरिनपुरा है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, है ना, ये इसी का नारा है, इसी चावनी का, ठीक है ना। देखिए 21 अगस्त 1857 को 21 अगस्त 1857 को इस क्रांति का आगाज हुआ। देखिए 21 अगस्त 1857 को इस क्रांति का आगाज हुआ और इस क्रांति को माउंट आबू से भी माना जाता है। और वहां से ये क्रांतिकारी आ रहे थे और खैरवा पाली के स्थान पर कुशाल सिंह चंपावत इनसे मिल गए थे और इन्होंने भी फिर इनका साथ देना स्टार्ट कर दिया था और ये इनके साथ मिल गए थे। और अब देखिए बिठोड़ा पाली के अंदर पहला इनका युद्ध होता है 18 सितंबर 1857 को। सॉरी 18 सितंबर थोड़ी है, दोनों जगह 18 नहीं है, यहां पर सिर्फ 8 सितंबर है भाई, ठीक है ना। ये 1 मिनट है ना। देखिए 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा पाली का युद्ध होता है और इसके अंदर हितकोट, ये हितकोट या फिर कुशलराज सिंह भी, ये सभी जोधपुर से हैं भाई, ठीक है ना। तगत सिंह महाराज, ठीक है ना, ये तगत सिंह, हितकोट, कुशलराज सिंह ये तगत सिंह की ओर से थे भाई। और इसके अंदर तगत सिंह की ओर से एक ओनार सिंह और आ रखा था भाई,
और हुआ क्या, ओनार सिंह इसके अंदर मारा गया भाई, और कुशाल सिंह चपावत ही इसके अंदर क्या रहे, विजेता रहे थे, मतलब क्रांतिकारी ही इसके अंदर विजेता रहे थे इस युद्ध के अंदर। हितकोट, कुशलराज सिंधवे, ओनार सिंह इसके अंदर मारा गया था, और सामने था कुशाल सिंह आहुआ, और कुशाल सिंह आहुआ की विजय हुई। उसके अलावा एक युद्ध और हुआ था 10 ही दिन बाद में, चेलावास का युद्ध। और चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को होता है, और इस युद्ध को काले घोड़े का युद्ध कहा जाता है। ध्यान रखना, जो बड़ा है उसे ही को काले घोड़े का युद्ध कहा जा रहा है, ये छोटा शब्द है इसके लिए नहीं। चेलावास का युद्ध, काले घोड़े का युद्ध 18 सितंबर 1857 को। इसके अंदर कौन कौन आया था? पैट्रिक लॉरेंस आया था, पैट्रिक लॉरेंस खुद आया था भाई। मैकमोसन जो कि जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट आया था। उसके अलावा कुशाल सिंह, सामने कुशाल सिंह थे, वापस से मैकमोसन मारा गया भाई, अब की बार मैकमोसन मारा गया, और इस युद्ध में भी कुशाल सिंह चंपावत ही क्या रहते, विजेता रहते। उसके बाद में एक युद्ध और होता है जिसको आहुआ के युद्ध का नाम से जानते हैं। 20 जनवरी 1858 को यह युद्ध होता है, जिसके अंदर अब की बार देखिए होम्स आता है, अंग्रेज अधिकारी, और सामने थे हंसराज जोशी, होम्स और हंसराज जोशी जो जोधपुर से थे, और उसके सामने थे कुशाल सिंह चंपावत, और इस युद्ध के अंदर अंग्रेज जीत गए थे भाई। तो यह आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा उसके बाद में आपको पता होगा, यहां से कुशाल सिंह चंपावत जाते हैं, और कुशाल सिंह चंपावत को यह प्रश्न कई बार पूछा गया कि केसरी सिंह जो कि सलूम्बर के ठाकुर साहब थे, और जोत सिंह जी कोठारिया के ठाकुर साहब, कोठारिया के ठाकुर, तो यहां पर इन्होंने इनको क्या दी थी, पनाह दी थी, मतलब इनको सहयोग दिया था। और उसके बाद में नीमच में कुशाल सिंह चंपावत ने आत्मसमर्पण कर दिया था, और कुशाल सिंह चंपावत के लिए फिर टेलर कमीशन भी बैठाया गया था, और फिर बाद में इनका अंतिम समय उदयपुर के अंदर बीता था। किनका? कुशाल सिंह चंपावत का। चले आगे, अब है कोटा वाला, और कोटा वाला सबसे ज्यादा चला था। कोटा में सबसे ज्यादा इनको मशक्कत करनी पड़ी अंग्रेजों को भाई, ठीक है ना। सबसे ज्यादा अगर तंग किया तो इन्होंने यहां पर किया था भाई, भाई बहुत यहां पर तो 6 महीने के आसपास यहां पर रहा होगा। देखिए कोटा 15 अक्टूबर 1857 को यहां पर क्रांति का बिगुल बज गया था, और यहां पर बजाने वाले कौन थे? एक तो वकील जयदयाल था भाई, जयदयाल आप हर बार पढ़ के आ रहे हो, और जयदयाल मेहराब खान, लेकिन आपको यह भी याद रखना ये वकील थे भाई जयदयाल, और ये मथुरा के थे, ठीक है ना, और मेहराब खान है वो करौली के थे। अब इसमें यह हुआ है, बटन साहब का वो आपने पढ़ाई भी होगा, कई बार पढ़ा होगा कि बटन साहब का वो सर काट के कोटा के दुर्ग पर लटका दिया भाई, मेन गेट पे ना, पहले तो वहां पर पूरे में घुमाया, और फिर बाद में वहां पर किले के ऊपर लटका देता, और इनके दोनों बेटे को भी मार देता। उसके अलावा डॉक्टर सेल्डर, सेविल काटम, इनकी भी हत्या हुई थी इसके अंदर। और ये सभी घटना पूरे उस समय राजस्थान के कोटा के जो महाराजा थे राम सिंह सेकंड थे, इनको भी नजरबंद कर दिया गया था, इनको भी कैद कर दिया गया था। लेकिन फिर बाद में कन्हैयालाल के द्वारा एक समझौता होता है, जो कि समझौता कराया जाता है, लेकिन ज्यादा दिन तक रहा नहीं। राम सिंह के ऊपर बटन की हत्या का आरोप भी मढ़ा गया था इन्हीं के सहयोग से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आखिरकार करौली के राजा मदन पाल के सहयोग से इनको आजाद कराया गया। किनको? राम सिंह सेकंड को। और हुआ यह कि 30 मार्च 1858 को रॉबर्ट्स के नेतृत्व में कोटा को मुक्त करवाया गया। मतलब 30 मार्च 1858, 15 अक्टूबर 1857, देख लीजिएगा 3 महीने तो वो है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, भाई 2-3 महीने तो ये हो गए, है ना। तो काफी कुछ यहां पर इनको मशक्कत करनी पड़ी। किनको? अंग्रेजों को। रॉबर्ट्स का नाम ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट्स, 30 मार्च 1858 रॉबर्ट्स, और 15 अक्टूबर 1857। अब देखिए हुआ ये कि राम सिंह सेकंड ने तो भाई इसके अंदर भूमिका बहुत कमजोर तरीके से निभाई थी। क्या मैं भाई खुद ही अपने खुद कैद हो गए थे, इसलिए इनके जो तोपों की जो 15 तोपों की सलामी दी जा रहे थे, अंग्रेजों ने कह दिया अब हम क्या करेंगे, 11 तोपों की सलामी करेंगे। और मदन पाल जी ने बोला कि आपने बहुत बढ़िया काम किया भाई, आप नहीं होते तो फिर राम सिंह सेकंड को निकाल भी नहीं सकते थे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको हम खुश होकर क्या देते हैं, हम 17 तोपों की सलामी देते हैं आपको, ठीक है ना। आप भी क्या याद रखेंगे ना। और एक और चीज दे कि एक पदवी, एक उपाधि और दे दे, ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। ये इतनी बड़ी भारी भरकम एक उपाधि और दे दी गई। किनको? करौली के राजा साहब कौन थे? मदन पाल जी को। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। प्रश्न ऐसे भी पूछा गया है कि राम सिंह सेकंड को बंदेयों से आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो ध्यान रखिएगा, करौली के राजा मदन पाल जी ने। ठीक है भाई, अब चलते हैं। अब अपना टॉपिक होगा राजस्थान का एकीकरण। ये तो पूरे हो गए ना। अब बचा है राजस्थान का एकीकरण लेते हैं।
तब तक आप अगर कोई चैनल पर नया है तो भाई ध्यान रखना वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल को बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। हम लगातार इसके क्लासें अपलोड हो रही हैं। अब आगे भी पीएसआई की तैयारी के लिए भी आप निःशुल्क क्लासें देख सकते हैं, वीडियो के लिए भी आप क्लासें देख सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतरीन हो जाएगी। अब देखिए ये है अपना राजस्थान का एकीकरण पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान का एकीकरण ये तो सबको पता है भाई, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, इसमें तो कोई दोहराई नहीं होगा ना। मैं ये मान के चलता हूं कि आपके पहले पढ़ा हुआ होगा। अब हम सिर्फ रिवीजन की दृष्टि से देख रहे हैं और सीधा डायरेक्ट, ठीक है ना, ज्यादा लंबी क्लास खींचने का कोई मकसद नहीं है। देखिए सबसे पहले 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि अजमेर मेवाड़ वाला, ठीक है ना। अब 7 चरण के अंदर होता है, ये तो आपको पता है। अब रियासती विभाग बनाया गया था, जैसे ही देश आजाद हुआ उसके बाद में रियासती विभाग, मतलब ये अंग्रेजों ने कह दिया था कि या तो भारत में मिले रियासतें या पाकिस्तान में मिले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर खुद स्वतंत्र भी रह सकती हैं, लेकिन उनको 2 शर्तें पूरी करनी होगी। क्या क्या? 10 लाख जनसंख्या होनी चाहिए उस रियासत की और 1 करोड़ आय होनी चाहिए सालाना। तो ये चीजें अगर पूरी करे तो वो अलग भी रह सकती है, स्वतंत्र भी रह सकते हैं। और इसी को देखते हुए राजस्थान की ये 4 रियासतें ऐसी थी जो कि इस शर्त को पूरी कर रही थी। तो इन्होंने कहा मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, इन्होंने कहा भाई हमारी ये शर्तें पूरी है तो हम तो, और जोधपुर तो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, मेवाड़ वाले भी अलग से एक संगठन बनाना चाहते थे, जयपुर वाले भी इनके साथ में थे वहां पर, ठीक है ना। लेकिन बीकानेर को भाई ऐसी कोई घटना हमने सुनी नहीं, ठीक है ना। अब देखिए, अब इनको जब सबको राजस्थान की एकीकरण करने के लिए रियासती विभाग की स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और सचिव बने थे वीपी मेनन। स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1947 को, ठीक है ना। इंपोर्टेंट है भाई, रियासती विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल, सचिव कई बार पूछा गया वीपी मेनन, ठीक है ना। और 5 जुलाई 1947 ये तारीख याद रखना। और ये दोनों शर्तें, 10 लाख जनसंख्या और 1 करोड़ इनकम। और राजस्थान में ऐसी कितनी रियासतें? 4 रियासतें। अगला देखें, 18 जुलाई 1947 को भारत शासन अधिनियम जो ये पास हुआ था, ये भी आप पता रख सकते हैं। राजस्थान के वो पहले रियासत जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, बीकानेर वाले शार्दुल सिंह जी वहां के महाराजा थे। 7 अगस्त 1947 को इन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। बीकानेर की भाई कोई दिक्कत नहीं थी, भाई हम तो भारत के अंदर मिलने के लिए तैयार है। सबसे पहले हस्ताक्षर किए इन्होंने, सबसे पहले कदम उठाया था ये वाला। लेकिन 14 अगस्त 1947 को अंतिम हस्ताक्षर धौलपुर उदय भान सिंह जी ने करे थे। 14 अगस्त को इन्होंने, 7 अगस्त को किया, इन्होंने 14 अगस्त को कर दी। ज्यादा मतलब दिन तो कम थे, लेकिन पहले इन्होंने पहल की थी, सबसे पहले बीकानेर वालों ने। राजस्थान के एकीकरण पर प्रथम हस्ताक्षर, अगर सीधे डायरेक्ट पूछा जाए हस्ताक्षर तो तेज सिंह होगा अलवरा, लेकिन रियासत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर पूछा जाए तो 7 अगस्त को बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह होगा। दोनों अलग अलग है, वो विलय पत्र है, यह एकीकरण पर है। एकीकरण कितने समय में हुआ था? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। कितना? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। कई बार आप ये भी याद रखिएगा, दोनों पर्सन आप ध्यान रखना। पहले बीकानेर शार्दुल सिंह विलय पत्र पर, लेकिन एकीकरण पर तेज सिंह अलवर। चलेगा अगला। अब देखिए मत्स्य संघ है सबसे पहले। मत्स्य संघ सबसे पहले बनता है, तारीख देख लीजिएगा 18 मार्च 1948 है। राजधानी जयपुर को, अलवर को बनाया गया। 4 रियासतें थी, ABCD से आप याद रख सकते हो, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है ना। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया जो कि अलवर से थे। मत्स्य संघ जो कि KM मुंशी के सहयोग, मतलब कहने पर ही इसका नाम रखा गया मत्स्य संघ। ठिकाना इसके अंदर एक मात्र था, वो था निमराना ठिकाना, जहां के राजा रहे राजेंद्र सिंह जी। राज प्रमुख बनाया गया उदय भान सिंह जी को धौलपुर के, और उप राज प्रमुख बनाया गया गणेशी पाल को जो कि करौली से थे। तो यह आपको पता होना चाहिए, यह पूरा का पूरा डिटेल में पता होना चाहिए दोनों, ये याद रखना भाई। राज प्रमुख उदय भान सिंह धौलपुर, उप राज प्रमुख गणेशी पाल करौली। अब देखिए उद्घाटन इसका किसने किया था? तो उद्घाटन भरतपुर के अंदर हुआ था और NV गॉडगिल ने कर दिया था उद्घाटन। उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया गया था। 1-2 बार ये जनसंख्या वाला प्रश्न भी पूछा गया, तो जनसंख्या 18 लाख, आय 1.84 करोड़, क्षेत्रफल पूछे तो 12,000 वर्ग। और मंत्री गोपीलाल यादव धौलपुर, ये चिरंजी लाल शर्मा, ये आप मंत्री मंडल में भी याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। चिरंजी लाल है, मंगल सिंह है, ठीक है ना। तो ये याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाला शुरुआत से स्टार्टिंग में आपको याद होना चाहिए। तारीख जरूर याद होनी चाहिए, राजधानी कौन सी थी, रियासतें कौन सी थी, तो ये आपको पता होना चाहिए।
सेकंड वाला चरण देखते हैं। सेकंड चरण राजस्थान संघ या फिर पूर्ण राजस्थान कब स्थापना कब हो रही है? देखिए एक एक पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर रिवीजन के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। देखिए आप एक बार भी अगर मिस कर दिया तो फिर छोड़ जाएगा भाई, ठीक है ना। तो देखिए 25 मार्च 1948 एनवी गॉडगिल, मतलब पहले में भी एनवी गॉडगिल थे, इसमें भी एनवी गॉडगिल है, ठीक है। रियासतें इसके अंदर हाड़ौती से 3 थी। अब देखिए इसका 3 टुकड़ा कर दीजिएगा, ऐसे याद नहीं होने वाली, इनका 3 टुकड़ा कर दीजिएगा भाई, ट्रेक व्रेक कोई काम नहीं आएगी, आप इसको इस हिसाब से अलग अलग कर दीजिएगा। हाड़ौती की 3 रियासतें थी, उस समय 12 तो वैसे भी नहीं था, तो कोटा बूंदी झालावाड़ हो गई, 3 तो ये हो गई हाड़ौती वाले, और 3 वांगड़ वाली हो गई। वांगड़ में कौन? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, और 3 है तो याद करनी है, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा। टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा। शाहपुरा तो वैसे भी इनके पास ही है, टोंक भी उधर ही है, और किशनगढ़ भी अब देख लो, तो 3 है तो याद करनी है, तो ठीक है ना। टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, 9 रियासतें हो गई। इसके अंदर 2 ठिकाने थे, एक लावा टोंक और एक कुशलगढ़ बांसवाड़ा वाला, 2 ठिकाने थे, एक लावा एक कुशलगढ़। राजधानी किसको बनाया? राजधानी कोटा को बनाया भाई। अब यहां पर राज प्रमुख बनाया गया कोटा के महाराजा भीम सिंह को, और वरिष्ठ उप राज प्रमुख बनाया गया बूंदी के बहादुर सिंह जी को, ठीक है ना, क्योंकि भाई बनाना पड़ेगा भाई, सबको कुछ ना कुछ तो पद देना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो माने नहीं। वरिष्ठ उपराज प्रमुख बूंदी बहादुर सिंह, राज प्रमुख कोटा के महाराजा भीम सिंह, व कनिष्ठ उपराज प्रमुख लक्ष्मण सिंह जी के डूंगरपुर को वालों को बनाया गया, और प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा जो कि शाहपुरा वालों को बनाया गया था। जनसंख्या आप याद रखना चाहे तो 23.5 लाख, आय 1.90 करोड़, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यह हो गया अपना सेकंड चरण। कौन सा चरण? सेकंड वाला चरण हो चुका है। अब चलते हैं हम अगला वाला, थर्ड नंबर चरण, क्या नाम है? संयुक्त राजस्थान। और संयुक्त राजस्थान की स्थापना देखिए 18 अप्रैल 1948, पंडित जवाहरलाल नेहरू आ रहे हैं अब की बार, ठीक है ना। और रियासतें उदयपुर और राजस्थान संघ। राजस्थान संघ में कौन कौन सी थी? तो देखिए वांगड़ वाले 3, हाड़ौती वाली 3, और टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़, यही तो याद रखनी है। हाड़ौती वाले 12 तो उस समय बना ही नहीं था, तो 3 आपको वैसे भी याद हो जाएगी, और वांगड़ वाली डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये याद हो जाएगी आपको। तो सिर्फ टोंक, किशनगढ़ और शाहपुरा यही याद रखनी है। इसके अंदर एक ठिकाना था, 2 ठिकाने हो गए, क्योंकि एक कुशलगढ़ एक लावा, ठीक है ना। राजधानी उदयपुर को बनाया गया, क्योंकि उदयपुर वाले महाराजा ने कह दिया, पहले ही कह दिया था भाई राजधानी मेरी बनेगी, और मैं क्या आना राज प्रमुख भी मैं ही बनूंगा। क्या भोपाल सिंह जी का राज प्रमुख भी मैं ही बनूंगा। वरिष्ठ उप राज प्रमुख आप भीम सिंह जी को बना दीजिएगा, और उसके अलावा कनिष्ठ उपराज प्रमुख है वो बहादुर सिंह जी बूंदी वालों को बनाया गया। लक्ष्मण सिंह जी डूंगरपुर वालों को भी बनाया गया भाई कनिष्ठ उपराज प्रमुख में। राज प्रमुख तो इनको बनाना ही थे भाई, राज प्रमुख भोपाल सिंह जी बने, वरिष्ठ उपराज प्रमुख भीम सिंह जी बने, कनिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह जी बूंदी वाले, लक्ष्मण सिंह जी डूंगरपुर। अब प्रधानमंत्री माणिक्य लाल वर्मा को बनाया गया भाई, मेवाड़ का प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा जो कि कोटा वाले में था ना, कोटा वाले क्या थे वो था राजस्थान संघ वाले में, तो उनको यहां पर वो प्रधानमंत्री बनाया गया था। उसके अलावा मंत्री अगर भूरेलाल भैया, प्रेम नारायण माथुर, सोनलाल सुखाड़िया, ये मोहनलाल सुखाड़िया भाई, सोनलाल कहां गया, तो यह आप याद रख सकते हो। महत्वपूर्ण यह है कि आपको तारीख याद होनी चाहिए, इसके अंदर कौन कौन सी रियासतें थी, कौन कौन से ठिकाने थे, कौन प्रधानमंत्री बना, कौन राज प्रमुख बना। अगला देखे चतुर्थ चरण है, ये चौथा चरण है, और इसका नाम है 30 मार्च 1949, और वरद राजस्थान। 30 मार्च को क्या मनाते हैं आप बताइएगा? 30 मार्च 1949 वरद राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। अगर आपको क्लास अच्छे लग रही है तो भाई कमेंट जरूर करके बताइएगा, और मुझे यह बताइएगा राजस्थान दिवस और राजस्थान का स्थापना दिवस, इसमें कोई दिक्कत फर्क है या फिर एक ही है? एक ही तारीख को मनाते हैं या अलग अलग तारीख को मनाते हैं? और अगर मनाते हैं अलग अलग तो भी तारीखें बताएगा, साथ में मनाते वो भी तारीख बताएगा। देखिए 30 मार्च 1949 वरद राजस्थान। संयुक्त राजस्थान के अंदर 10 रियासतें थी पहले से, उसके अंदर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, इन 4 को और मिला दिया गया। अब 14 रियासतें हो गई। उद्घाटन अब की बार सरदार वल्लभ भाई पटेल आ रहे हैं, राजधानी जयपुर को बना दिया गया BR पटेल के कहने पर। महाराज प्रमुख अब की बार देखिए, महाराज प्रमुख बनाया गया भोपाल सिंह मेवाड़ वालों को, क्योंकि भाई भोपाल सिंह जी तो क्या भाई सबसे ऊपर वाली पोस्ट तो हम मिलेंगे। राज प्रमुख सवाई मान सिंह सेकंड बने। वरिष्ठ उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा, हनुमत सिंह जोधपुर वाले भी बने। कनिष्ठ उपराज प्रमुख में बूंदी के बहादुर सिंह और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह, और हाईकोर्ट जोधपुर में उसमें दे दिया गया था भाई, ठीक है ना।
जयपुर के 18 लाख। और हीरालाल शास्त्री को यहां पर अब की बार मुख्यमंत्री का पद आ गया, अब तक प्रधानमंत्री का था लेकिन अब की बार प्रधानमंत्री का जगह अब मुख्यमंत्री आ गए। और ये जनसंख्या आप याद रखें, ठीक है। देखिए राजस्थान दिवस ही मैंने यहां पर लिख दिया था, 30 मार्च को राजस्थान दिवस है, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलेगा अगला चरण पर चलते हैं, और आज का ये 5वां चरण है एकीकरण का। संयुक्त वृत्तर राजस्थान। अब हुआ ये कि 15 मई 1949 को इंपोर्टेंट है, रियासतें वृत्त राजस्थान वाली जो 14 रियासतें है उसके अंदर 4 रियासतें मत्स्य संघ वाली और मिला ली और 18 रियासतें आ गई। 3 ठिकाने निमराना, कुशलगढ़, लावा, जयपुर को राजधानी रखा गया। हीरालाल शास्त्री को वो सेम का सेम रखा, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। बाकी जितना भी था समिति कौन सी किसकी सिफारिश पर इस मत्स्य संघ को यहां पर मिलाया गया था, शंकर देव समिति, जिसके आर के सिद्धवा, प्रभु दयाल इनके 2 सदस्य भी थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा महाराज प्रमुख भोपाल सिंह जी को बनाया गया था, राज प्रमुख सवाई मानसिंह सेकंड, वरिष्ठ उपराज प्रमुख भीम सिंह, हनुमत सिंह, कनिष्ठ उपराज प्रमुख लक्ष्मण सिंह बहादुर सिंह। मतलब जो पिछला था ना वो सेम का सेम रखा गया। और जो ये क्या नाम इनका जो शोभाराम कुमावत थे ना, उनको है ना हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया गया था, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। अब देखिए छठा चरण है, छठा चरण 26 जनवरी 1950 को रियासतें वो की वो रखी। अब इसके अंदर हुआ ये कि सिरोही का जो आबू देलवाड़ा को छोड़ दिया और सिरोही को वापस पूरा का पूरा मिला लिया, क्योंकि सिरोही उससे पहले बॉम्बे राज्य के अंदर मिला लिया था, ठीक है ना। तो सिरोही का आबू देलवाड़ा को छोड़कर और बाकी वाला सभी इसके अंदर मिला लिया गया। मुझे ये बताइएगा आप कमेंट करके, जो आबू का जो वर्तमान में नाम है वो चेंज कर दिया गया है, तो अब आबू पर्वत का नाम है वो राजस्थान सरकार ने चेंज करके अब क्या नाम रखा है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वहां पर हो गया। अब देखिए यहां से राजस्थान का नाम आ गया एक तो अस्तित्व में, मनोनीत सीएम हीरालाल शास्त्री को बना दिया गया और राजधानी जयपुर रखा गया। बाकी जितना वाला जो भी था वो सेम का सेम ही रहता, ठीक है ना, बाकी कुछ बदलाव हुआ नहीं था। अब देखिए 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण। और अब देखिए जो आधुनिक राजस्थान है, आबू देलवाड़ा को भी वापस मिला लिया गया, अजमेर मेरवाड़ा वाला क्षेत्र भी मिला लिया गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये हुआ जो मध्य प्रदेश का जो सुनेल टप्पा क्षेत्र था वो राजस्थान में मिलाया गया, और राजस्थान का जो सिरोज वाला क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश में मिलाया गया था। मतलब हमने एक दिया, एक अदला बदली भी की थी यहां पर। अब सीएम बन गए मोहनलाल सुखाड़िया थे अभी इस समय, जो 7वां चरण हुआ था। राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह, और 26वां जिला अजमेर, और सत्यनारायण राव समिति भी बनी थी, ये 26वां जिला। तो ये आपकी ध्यान रखेगा, बीके गोवा और वी विश्वनाथन। लेकिन ध्यान रखना आबू देलवाड़ा को राजस्थान के अंदर मिलाया था वो मुन्नी जिन विजय सूरी समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था, ये भी आप पता रखना। लेकिन इस समिति की सिफारिश पर अलग अलग, जैसे राजधानी कहां रखनी है, हाईकोर्ट कहां रखना है, उनका सबका विभाजन इन समिति की, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर ही हुआ था। यह भी आपको बात पता होनी चाहिए। और यह 7वां चरण 1 नवंबर 1956, राजस्थान का स्थापना दिवस भी इसी दिन को मनाता है। और राजस्थान के स्थापना दिवस इसी दिन मनाते हैं, और राजस्थान का जो राजस्थान दिवस है वो मनाते हैं 30 मार्च को। तो ये क्लास थी। मैंने देखिए राजस्थान का जनजातीय, सबसे पहले हमने सभ्यता पढ़ी, प्रजा मंडल पढ़ा, किसान आंदोलन पढ़े, जनजातीय आंदोलन पढ़े, और क्या पढ़ता, एकीकरण पढ़ लिया। उसके अलावा क्या पढ़ा, 1857 की क्रांति पढ़ ली। मतलब लगभग जितना टॉपिक एक इतिहास के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर देने वाला जो टॉपिक है वो मैंने आपको सब के सब क्लियर करा दिए, रिवीजन कराने की कोशिश की है। अब मेरी ओर से तो मैंने पूरा बेस्ट देने की कोशिश की है, अब आप भी अपनी ओर से कुछ और कीजिएगा। और अभी तक जितने दिन बचे हैं उन दिनों के अंदर आप लगातार क्या करिएगा, मतलब रिवीजन करने की कोशिश कीजिएगा। रिवीजन ही नेगेटिव मार्किंग से बचा सकता है, बाकी इसका कोई इलाज नहीं है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा है रिवीजन। रिवीजन आप करके जाएंगे तो आपको आप सीधा सीधा ऑप्शन डायरेक्टली पता चल जाएगा। और आपका थोड़ा दिन पहले पढ़ा हुआ है तो फिर भाई धुंधले धुंधले दिखेंगे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब आप जरूर से रिवीजन करिएगा, अपडेट होके जाएगा, जिससे कि आपका नेगेटिव मार्किंग कब हो और आपको सफलता सुनिश्चित हो। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऐसा ही जितने भी पीछे टॉपिक छूट गए हैं उस टॉपिक को वापस से मैं एक और ऐसा ही वीडियो बना के मैं आपको अपलोड करने वाला हूं, जो कि आपके लिए एक अच्छा साबित हो और आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकें। अभी तक अगर कोई भी बंदा या फिर विद्यार्थी या फिर कोई साथीगण इस चैनल पर नया है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा।
तो मिलते हैं एक अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि ऐसा ही होने वाला है, जो कि आपके लिए एक बेहतरीन साबित हो। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत इस क्लास को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।